तो हेलो गाइस, माई सेल्फ सुमित कटारिया, एसएमए सर। सो आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस का लेक्चर 2 के बारे में। लेक्चर 1 हमारा हो चुका है पूरा, और लेक्चर 1 में हमने बात की थी कि व्हाट इज एनालिसिस, व्हाट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस, उनमें फ़र्क क्या होगा। और हमने अनायंस की क्लासिफिकेशन की थी कि अनायंस को कैसे ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और कुछ 21 अनायंस हैं जिनकी स्टडी की जानी है, जिनके कन्फर्मेशन टेस्ट किए जाने हैं। क्लियर है। और हमने बेसिक बात की थी कि भाई ड्राई हीटिंग टेस्ट भी होते हैं, उसमें फिल्म टेस्ट भी होता है, ड्राई हीटिंग टेस्ट भी होता है, बोरेक्स बीट टेस्ट भी होता है, कुछ टेस्ट और की हमने बात की थी। उन सभी टेस्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उन सभी को बोला जाता है प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्राइमरी टेस्ट। वो कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है, दे आर नॉट कंफर्मेशन टेस्ट। कंफर्मेशन टेस्ट तो हमेशा बाद में किए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पहले आइडिया मिल चुका है कि मेरा सॉल्ट कॉपर का हो सकता है, मान लीजिए अगर आपको अंदाजा मिल गया है, एक आइडिया आपको है कि दिस सॉल्ट कैन बी ऑफ कॉपर, तो आप कॉपर के करस्पॉन्डिंग कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे और आप वहां से रिजल्ट्स को कंफर्म करेंगे। अगर आपको आइडिया ही नहीं हुआ, अगर आपने प्राइमरी टेस्ट किए ही नहीं, ड्राई हीटिंग टेस्ट नहीं किया, फिल्म टेस्ट नहीं किया, और आपको आइडिया नहीं है, तो आप कंफर्मेशन टेस्ट में हर रीजन के अंदर टेस्ट करना चाहेंगे कि भाई ये भी डाल के देख लेता हूँ, वो भी डाल के देख लेता हूँ, कुछ तो आ ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की जाती है। एक कंफर्मेशन टेस्ट से पहले हमेशा एक प्राइमरी टेस्ट किया जाता है, और वहां से एक आइडिया मिल जाता है कि दिस माइट बी अ कॉपर सॉल्ट, दिस माइट बी अ सिल्वर सॉल्ट, या इसमें सल्फाइड होगा, इस तरीके से। अब वो कंफर्म है कि नहीं, उसके लिए आप करते हैं लास्ट में परफॉर्म कंफर्मेशन टेस्ट। तो इसलिए कंफर्मेशन टेस्ट हम बाद में करेंगे। अभी इसके सारे एनायंस का कंफर्मेशन टेस्ट किया जाएगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एज अ सॉल्ट के बारे में कि व्हाट इज प्राइमरी टेस्ट, और उससे क्या जानकारी हमको मिलने वाली है। क्लियर है, ध्यान देना। सो कम से कम 2 लेक्चर मुझे और लगेंगे कन्फर्मेशन टेस्ट तक आने के लिए, बिकॉज आपको पहले मुझे ये बात बतानी है कि व्हाट इज प्राइमरी टेस्ट, और हर एक प्राइमरी टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सोल्यूबिलिटी, कि अपने पास जो अनायंस थे उनकी सोल्यूबिलिटी कितनी है वाटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी चार्ट। वो आपको चार्ट भी याद होना चाहिए। उसके बाद ही हम उस लेवल पे आ पाएंगे कि हम एक एक अनायन की कंफर्मेशन टेस्ट कर पाए, कार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट का, वो सारी बातें हम कर सकते हैं उसके बाद। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। सो एक बार मैं रिव्यू करता हूँ कि हमने क्या बात की थी। तो मैं अगेन अपनी बात बता रहा हूँ कि हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट की, या जिसको आप प्राइमरी टेस्ट बोल सकते हैं। यस। और दूसरी बात की जाती है कंफर्मेशन टेस्ट की, या कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो कंफर्म कर देंगे कि कौन सा सोल्ट है, कौन सा कटायन, कौन सा नायन। लेकिन कंफर्मेशन टेस्ट करने से पहले आपको एक अच्छा आइडिया लग जाना चाहिए कि आपका सोल्ट क्या हो सकता है, या वो सोल्ट के अंदर कटायन आयन या कौन से रेडिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान देना यार। सो व्हाट इज प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्राइमरी टेस्ट। सो देखिए, बेसिकली बात की जाती है कि इट इज मेनली, और आज का लेक्चर आपको हैवी लगेगा। हैवी मतलब काफी ज्यादा डाटा यूज करूंगा आज मैं, काफी ज्यादा फैक्चुअल चीज आपके पास आएंगे आज। थोड़ा सा पेशेंस आप रखना इस चीज के लिए, ठीक है। सो मेनली कटायंस आर एम्ड। देखो, प्राइमरी टेस्ट के लिए हम कटायंस को एम करते हैं, मेनली कटायंस आर एम्ड, बट anions कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड। ऐसा नहीं कि वो कोई टेस्ट किसी के लिए फिक्स्ड है। अब सोल्ट के अंदर दोनों पार्ट है, कैटायन भी अनायन भी है। तो प्राइमरी टेस्ट जनरली कैटायंस के लिए करते हैं, उनको पता लगाने के लिए, लेकिन अनायंस की भी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड। ठीक है, बिकॉज आप हीट करोगे तो कुछ आपके पास वोलेटाइल कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, तो वहां से आपको जानकारी मिल सकती है अबाउट द अनाइन प्रेजेंट। क्लियर है। सो प्राइमरी टेस्ट में या प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर अपने पास 2 टेस्ट हम करते हैं। कौन कौन से टेस्ट करेंगे, समझिए ध्यान से। एकदम आपको फील दिलाते हूँ कि लैब में कैसे परफॉर्म किया जाता है, और आप उस चीज को थोड़ा इमेजिन भी करना, तब आपको ज्यादा बेटर चीजें समझ में आएंगी, उसको आप ज्यादा लंबे समय तक याद कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, ध्यान देना यार, ठीक है। हमने अभी तक सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ी है अनायंस की, वो क्लासिफिकेशन आप याद कर लीजिए, अच्छी बात है। उसको यूज करेंगे 2 क्लास के बाद, उससे पहले कुछ बातें आपको आनी चाहिए। पहले हम बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस की। भाई अपना सोल्ट कैसा दिखता है, आपको लैब में जाओगे, आपके हाथ में एक पाउडर की पुड़िया मिल जाएगी कि ये लो भैया पाउडर, ये लो अपने पास पुड़िया, इसके अंदर सोल्ट है।
5 ग्राम 2 ग्राम का सोल्ट है। वो सोल्ट का कुछ कलर होगा, कलरलेस होगा, कुछ तो होगा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल अपीयरेंस। और दूसरा हम करेंगे ड्राई हीटिंग। ड्राई, हमने कहा था ड्राई टेस्ट की बात करते हैं, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स टेस्ट, बोरेक्स टेस्ट और फॉस्फेट टेस्ट, उन सब की बात की थी, उनकी बात की जाएगी। उन सभी को बोलते हैं प्राइमरी टेस्ट। सो अपने पास फिजिकल अपीयरेंस एज वेल एज ड्राई टेस्ट के अंदर बोरेक्स बीट टेस्ट, अपने पास फ्लेम टेस्ट, ये सब क्या है, दिस आर प्रिलिमिनरी और प्राइमरी टेस्ट। कंफर्मेशन टेस्ट तो बाद की बात होती है, वो तो बहुत बाद में आते हैं। पहले हमको आइडिया होना चाहिए कि हमारा सॉल्ट के अंदर कौन सा कटायन हो सकता है, एक अंदाजा आपको होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग आप कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे। डन। सो हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट की, और उसके बाद हम बात करेंगे ड्राई हीटिंग के अंदर कौन कौन से टेस्ट अपने पास आने वाले हैं। और कंफर्मेटरी टेस्ट हम कब करेंगे, इन सब के बाद। किसके लिए, फॉर अनायंस जो आपने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जो 21 अनायंस आपने क्लासिफाई किए हैं, उन सभी के लिए हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे खूब डिटेल में, उसमें बहुत समय लगने वाला है। और कटायंस के लिए तो खैर ग्रुप वाइज करेंगे करेंगे आफ्टर नाइन्स और कटायंस। तो कंफर्मेशन टेस्ट तो कंफर्म कर ही देगा कि हाँ भैया ये सोल्ट है, ये कटायन है, ये अनायन है। लेकिन कंफर्मेशन से पहले आपको एक अच्छा आइडिया लग जाना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटीज है, ये मेरा सोल्ट हो सकता है लगभग, ये अनायन इसमें हो सकता है, उसके रिगार्डिंग, उसके करस्पॉन्डिंग आप कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे। रैंडमली कुछ भी नहीं करने वाले। लैब के अंदर ऐसे ही किया जाता है, पहले फिल्म टेस्ट किया जाएगा, या ड्राई हीटिंग टेस्ट कर लेंगे, या बोरेक्स बीट टेस्ट कर लेंगे, अगर स्वेलिंग हो सकती है तो बताऊंगा कैसे परफॉर्म किया जाता है, ध्यान देना आप यार। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फिजिकल अपीयरेंस की। सब आज हम बात करेंगे सारे प्राइमरी टेस्ट की या सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना आप यार। तो मैं बात कर रहा हूं पहले फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट की। जैसी लैब असिस्टेंट ने आपको हाथ में पुड़िया दी, आपका हाथ में पैकेट दिया कि ये ले भैया, और 2 ढाई घंटे में पता करके आ जाए कौन सा सॉल्ट है, तो सबसे पहला काम है उस सॉल्ट को ओपन करके देखिए उसका कलर क्या है। तो उसको बोला गया है फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, या फिजिकल अपीयरेंस बोल लीजिए, टेस्ट तो क्या ही बोलेंगे। ध्यान देना यार, चैप्टर में काफी लेंथ, काफी चीजें होंगी, इसमें आपकी पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री भी आ जाएगी, देखा जाए तो पूरा एस ब्लॉक पी ब्लॉक की बातें आने वाली हैं। आप परेशान ना हो कि सर मुझे वो तो आता ही नहीं है, मुझे तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक आता ही नहीं है। डोंट वरी, सारी बातें लिखवा दूंगा समय के साथ। तो पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट के बारे में, कि जैसे आपके हाथ में पाउडर आया, आपने वो पाउडर खोला और देखा कि भाई पुड़िया में क्या है आपके पास, ये आपके पास सॉल्ट गिवन है, ठीक है। उस सॉल्ट का कुछ कलर होगा या कलरलेस होगा, उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, उससे क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उससे क्या आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप कलर देखेंगे उसके बारे में। अच्छा सर, अगर मान लीजिए आपका कलर ब्लू हुआ, तो आपको हो सकता है कि वो सॉल्ट कॉपर का हो। बस आप जानते हैं कि कॉपर के सॉल्ट जनरली ब्लू इन कलर होते हैं, या सुनो, उसके अंदर कॉपर प्रेजेंट हो सकता है। पक्का होगा, पक्का कुछ नहीं है भाई, एक इन्फरेंस है अपने पास, एक कंक्लूजन है, एक आइडिया है अपने पास। अगर कलर ग्रीन हुआ तो क्या होगा सर, और ये याद करना आपको जो लिखवा रहा हूं एक एक बात, निकल +2 हो सकता है। अरे आपको पता है जनरली डी ब्लॉक के कटायंस या डी ब्लॉक के मेटल्स दे आर कलर्ड। आपको पता है ना कि डी ब्लॉक के मेटल्स दे आर कलर्ड ड्यू टू डी सी डी ट्रांजिशंस। अगर लाइट ग्रीन हुआ तो, अगर लाइट ग्रीन हुआ तो क्या रहेगा, कौन सा सोल्ट, किसका सोल्ट हो सकता है, दैट कैन बी अ सोल्ट ऑफ Fe, वो Fe+2 का कोई सोल्ट हो सकता है। और अगर रेडिश ब्राउन हुआ तो, अगर आपका सोल्ट का कलर रेडिश ब्राउन हुआ तो उस पुड़िया के सोल्ट का कलर तो हो सकता है आपके पास Fe+3 रहे। क्योंकि मान लो आपके आपके आपकी जो पुड़िया थी उसमें कलर ब्लू आ गया मान लो, तो आपके दिमाग में कॉपर तो घूम रहा है ना। अब कॉपर है, हो सकता है बाकी भी हो, लेकिन कॉपर की संभावना ज्यादा बन चुकी है, तो आप कॉपर के करस्पॉन्डिंग कंफर्मेशन टेस्ट की तरफ जाएंगे, समझ रहे हो। अदरवाइज आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो तो उसके बाद, इससे इसको बोलते हैं प्राइमरी टेस्ट करना। उसके बाद क्या वो कॉपर ही है, उसके लिए कुछ टेस्ट और किए जाएंगे बिफोर कंफर्मेशन टेस्ट। उस कंफर्मेशन टेस्ट तो बता ही देगा कि कॉपर है या नहीं है, बट दैट इज द लास्ट स्टेप। उससे पहले हम कुछ टेस्ट और कर लेंगे, बोरेक्स बिट टेस्ट कर लेंगे, उससे आइडिया मिल जाएगा कॉपर के बारे में। तो इसको इसको बोलते हैं प्राइमरी टेस्ट। तो पहले हम पुड़िया खोलें,
उसका कलर देख रहे हैं। अगर कलर ये हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग ये सॉल्ट हो सकते हैं। एक आध और लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए पिंक रेड हुआ, मान लीजिए आपके पास पिंक रेड, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी चीजें आपके सुधरेंगी यहाँ से। पिंक रेड, जैसे बच्चे बोलते हैं सर हमको कलर याद होते ही नहीं है, कलर इंटेंसिटी याद होती ही नहीं है, तो ऐसे याद होगी ना भाई। लाइट पिंक, लाइट पिंक, ये बफ कलर बोलते हैं उसको, बताया भी था मैंने, दैट इज मैग्नीज Mn+2, बिकॉज Mn+2 में डी से डी ट्रांजिशंस अलाउड नहीं होते। और अगर आपके पास डी से डी ट्रांजिशंस फॉरबिडन है तो कलर विल बी वेरी लाइट, दैट इज ऑलमोस्ट पिंक इन कलर, पेल पिंक इन कलर, दैट इज Mn+2। लेकिन सर हो सकता है कि हमारी पुड़िया में जो सोल्ट हो वो कलर हो ही ना, जरूरी है कोई कलर हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अगर कलर नहीं हुआ तो देखो भाई, आपको पता है कि डी ब्लॉक के मेटल्स तो जनरली कलर्ड होते हैं। अगर वो कलरलेस हुआ, इफ द सोल्ट इज कलरलेस, इफ द सोल्ट इज कलरलेस, तो सर उससे मैं क्या इन्फ्रेंस निकालूंगा, उससे मैं क्या सोच सकता हूँ उसके बारे में? तो आप ये बोल सकते हैं कि वो डी ब्लॉक के मेटल्स हो सकते ना हो, वो डी ब्लॉक का सोल्ट ना हो, तो फिर क्या हो सकता है वो सोडियम हो, कोई सोडियम का सोल्ट हो, या सोनो कोई पोटेशियम का सोल्ट हो, कोई कैल्शियम का सोल्ट हो। यानी कि एस ब्लॉक के आपके पास वो सॉल्ट हो सकते हैं अपने पास, एस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट हो सकते हैं अपने पास। मान लीजिए बेरियम का सॉल्ट हो सकता है इस तरीके से, या स्ट्रोंशियम का। ये आपका आइडिया होना चाहिए आपका, जैसे आपने पुड़िया ओपन की दिमाग में ये बातें छपनी चाहिए आपके, एकदम से छपनी चाहिए कि ग्रीन है, अच्छा ग्रीन है तो ये सोल्ट निकल का कोई सोल्ट हो सकता है, NiCl2 है, कौन सा सोल्ट है उसमें, कौन सा अनायन है कौन सा कटायन है, ये दिमाग में बात आपके चलनी चाहिए। मान लीजिए आपने वाला काम किया, ठीक है, फिर आप क्या करोगे? अब सॉल्ट है आपके पास, यू कैन स्मेल ऑल्सो, आप स्मेल भी कर सकते हैं, आप स्मेल भी कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन स्मेल करने से थोड़ा बचिएगा आप। ये नहीं कि आपने स्मेल करने से आपने कंज्यूम कर लिया उसको, आप उसको कंज्यूम ही करके स्मेल करने के चक्कर में, ऐसा ना करना। सिर्फ स्मेल करना है, टेस्ट मत करना भैया, टेस्ट नहीं करना होता। किसी चख के देख लूंगा कैसा रहेगा, चखना नहीं है भैया, सिर्फ स्मेल करना है। और स्मेल भी हो सकता है स्मेल आपको ना आए तो आप थोड़ा सा पानी मिला दीजिएगा, आप हाथ में लीजिएगा एक पिंच, तो मैं लिख देता हूँ टे का पिंच, पिंच मतलब एक चुटकी, टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उस पुड़िया में जो सॉल्ट गिवे है ना उसके एक चुटकी लीजिए, और थोड़ा सा उसमें एक आध बूंद पानी मिला दीजिए, ऐड 1 to 2 ड्रॉप वाटर। मैं एकदम से वो सारी बातें बता रहा हूँ जो लैब में परफॉर्म की जाती हैं, अदरवाइज आप कभी याद नहीं कर पाएंगे चैप्टर को अगर आप उसको फील नहीं करेंगे तो। अब आप उस सॉल्ट के पिंच लेंगे हाथ में, उस हाथ में उसको रब करेंगे, अब थोड़ा गीला होते ही स्मेल आएगी उसमें से, वैसे ही हो सकता है स्मेल आ जाए, लेकिन थोड़ा सा गीलापन करने से स्मेल आपको अच्छे से आपको दिख जाएगी, स्मेल आपको आएगी। अब स्मेल आएगी तो सर क्या उससे हम निकालेंगे? मान लीजिए स्मेल अगर आ गई किसकी, रोटन एग स्मेल, रोटन एग स्मेल, तो आप मुझे खुद बताइए इसका मतलब क्या है, आपको पता है इस बात का मतलब कि सर रोटन एग स्मेल तो आपने बताया था कि वो H2S वेपर्स की हो सकती है, बता चुका हूँ ये वाली बातें मैं। तो क्या हो सकता है, कौन सा अनायन होगा, हो सकता है, तो कुछ देखो, अनायंस आर वोलेटाइल, मैं फिर बता रहा हूँ बातों को, जनरली इन अ सोल्ट अनायंस आर वोलेटाइल, कटायंस वोलेटाइल नहीं होते हैं एक्सेप्ट अमोनियम। ये बात लिखवा भी दो सर, लिखवा दूंगा, बता रहा हूँ, जनरली इन अ सोल्ट अनायनिक पार्ट इज वोलेटाइल, कैटायनिक पार्ट इज नॉन वोलेटाइल एक्सेप्ट अमोनियम, हालांकि वो भी नॉन मेटल है। क्लियर है, लिखवा भी दूंगा ये वाली बात। अगर आपके पास आपने स्मेल आ रही है, आपको रोटनेक स्मेल की, सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही है, तो H2S के वेपर्स निकल रहे होंगे, मान लीजिए H2S वोलेटाइल कंपाउंड बाहर आ रहा होगा, तो क्या निष्कर्ष निकला कि उस सॉल्ट के अंदर सल्फाइड आयन हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है आपको अमोनिकल स्मेल आ जाए, हो सकता है आपको अमोनिकल स्मेल आ जाए, अमोनिया की स्मेल आती है, अमोनिकल स्मेल आ जाए, तो हो सकता है कि अमोनिया लिबरेट हो रही हो, तो क्या हो सकता है उसके अंदर, हो सकता है उसके अंदर अमोनियम आयन हो, देख लीजिए। जनरली कटायंस हमारे वोलेटाइल नहीं होते हैं एक्सेप्ट अमोनियम आयन, और भी हो सकते हैं लेकिन मेजरली बता रहा हूं मैं कि आपका अमोनियम आयन से अमोनिया बन जाती है, इट इज अ कटायन, तो इट इज अ वोलेटाइल कंपाउंड। बट इन अ सॉल्ट मोस्टली आपका जो अनायन रहेगा वही वोलेटाइल होता है, और ये बात आपने देखी भी थी, कार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट था, सल्फाइड था, ऑक्सैलेट था, वो सभी वोलेटाइल कंपाउंड थे, उनमें से सब में से गैसेस फॉर्म हो सकती थी। हाँ सर, ये बात तो सही है। आगे बढ़ूं मैं इस बात को, आप अभी स्मेल कर रहे हो और ये सब चीजें आप निकाल सकते हो, और हो सकता है किसी बच्चे को
बोले कि सर मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं आया, मुझे विनेगर लाइक स्मेल आई, आई एम गेटिंग अ विनेगर लाइक स्मेल। जैसे मैं पीता हूँ सुबह सुबह एप्पल विनर एप्पल सीडर विनेगर, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एप्पल सीडर विनेगर थोड़ा सा पीने में टेस्टलेस रहेगा, मतलब थोड़ा सा आपको कड़वापन लगेगा, लेकिन इट इज़ वेरी गुड फॉर मेटाबॉलिज्म। तो विनेगर लाइक स्मेल आएगा आपको, किसकी वजह से आएगी ये भी मैं पहले लिखवा चुका था, ड्यू टू एसिडिक एसिड। और तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि इसके अंदर एसिटेट आयन हो सकता है, अनायंस आर वोलेटाइल इन नेचर। हाँ सर, ये बात तो ठीक है, तो इस बात को लिखवा भी दोस्तों, लिख लो इस बात को जो मैंने बात बोली। जनरली अभी तक हम सिर्फ पुड़िया खोली है अपन ने, कुछ टेस्ट नहीं किया अभी तक, पुड़िया खोल के देखी है, सूंघी है, और इतनी जानकारी मिल सकती है आपको, सोचो। जनरली अनायनिक पार्ट इज वोलेटाइल, ऑफ सॉल्ट इज वोलेटाइल, इज वोलेटाइल। अमोनियम भी रह जाता है कई बार, अब कटायन है अमोनियम, जैसे मान लीजिए कटायन, कटायंस बहुत कम है जो वोलेटाइल होते हैं, जैसे एक एग्जांपल अमोनियम का है, इट कैन बी वोलेटाइल। अमोनियम के सोल्ट वोलेटाइल हो सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे वहां से आपके पास अमोनिया लिबरेट हो सकती है, बट मोस्टली इन सोल्ट आपका जो अनायन रहेगा वही वोलेटाइल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपने अब जैसे स्मेल किया है और आपने कलर से कुछ कुछ जानकारी निकाली है, कंफर्म कुछ भी नहीं है कि ग्रीन आ गया तो पक्का निकल होगा, पक्का वक्का कुछ नहीं है भैया, ठीक है। एक कंफर्मेशन नहीं है आपके पास, एक आइडिया है कि दिस कैन बी द सॉल्ट, फिर आप फर्दर टेस्ट करेंगे, स्मेल भी करेंगे, फिर आप हीटिंग टेस्ट भी करेंगे, ये सब पूरा लैब के अंदर करना होता है। हो सकता है वो पूरी आपके हाथ में आई हो तो आपको वजन फील हुआ हो, डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, वजन। आपके हाथ में पूड़ी आई होगी, आपने वजन लिया, भाई काफी भारी लग रहा है मेरा तो यार, तेरा काफी हल्का लग रहा है मुझे। पुड़िया का मतलब पुड़िया सेम है और आपका भारी है, दूसरे बंदे का हल्का लग रहा है आपको, तो डेंसिटी का फर्क हो सकता है अपने पास। जैसे अपने पास लेड के सोल्ट है, लेड के सोल्ट है, बेरियम के सोल्ट है, ये सोल्ट काफी हेवी हो जाते हैं, हेवी डेंस होते हैं, काफी डेंसिटी इनका हाई होती है, तो काफी भारीपन लगेगा आपको हाथ के अंदर, काफी भारी लगेंगे आपको ये। और जैसे लाइट, जैसे कार्बोनेट के सॉल्ट है, कार्बोनेट का काफी फ्लफी होता है, फ्लफी मीन्स काफी लाइट वेट होता है कार्बोनेट के सॉल्ट। तो लिख लें इन बातों को, दोनों एग्जांपल्स को, कि हो सकता है आपके पास डेंसिटी ज्यादा रहे, हेवीली डेंस लिख लीजिए आप। अब लैब में तो जाएंगे नहीं, लेकिन सवालों में ये डाटा काम आएगा आपके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरली कॉम्प्रहेंशन बेस्ड आता है, आपको पूरा 5-6 लाइन का कॉम्प्रहेंशन लिख के देगा एग्जाम वाला सॉल्ट के बारे में, और आपको ये सारी बातें वहां पहचाननी पड़ेंगी। अगर लाइट पाउडर है, लाइट सॉल्ट है, डेंसिटी कम लग रही है, तो इट माइट बी सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट, वो कार्बोनेट का सॉल्ट हो सकता है। और हैवी है तो उसके अंदर लेड या बेरियम का सॉल्ट हो सकता है अपने पास, कार्बोनेट का सॉल्ट हो सकता है अपने पास, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, अगर लाइट पाउडर रहेगा अपने पास। और किसका कार्बोनेट है वो तो ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट है, किसका कार्बोनेट है दैट डिपेंड। बट ये आपके पास एक अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक ठाक आइडिया। हो सकता है आपका जो सोल्ट रहे, आपने पुड़िया खोली, हाँ सर, और पुड़िया खोलते ही आपको उसके ऊपर नमी लग रही है कि सर मेरा सोल्ट थोड़ा सा गीला हो गया सर, उस पर नमी आ गई सर। जैसे केओएच, आप लैब में जाओगे तो लैब में केओएच की गोलियां होती हैं, लैब के अंदर केओएच की बोतल के अंदर, लैब के अंदर केओएच के पैलेट्स होते हैं, पैलेट्स उसको बोलते हैं, पैलेट्स, गोल गोल ऐसे गोलियां से होती हैं। और आपने केओएच की गोलियां बाहर निकाल ली या एनएच की गोलियां बाहर निकाल ली, तो वो हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे और थोड़ी सी गीली हो जाएंगी, वो दे विल बिकम वेट, उसको बोलते हैं डीलिक्वेसेंट नेचर। उसको क्या बोलते हैं? डीलिक्वेसेंट नेचर। क्या बोलते हैं उसको? डीलिक्वेसेंट नेचर। तो हो सकता है कि आपका पाउडर थोड़ा सा नमी पकड़ ले, हवा से मॉइस्चर पकड़ ले, तो चौथी बात मैं क्या कर रहा हूँ? डीलिक्वेसेंट। क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ सॉल्ट टू एब्जॉर्ब व्हाट? मॉइस्चर, नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। When, जैसे आपने देखा कि नमक,
अगर आप कई दिनों तक किचन में मत जाइए और नमक के डब्बे में आपको नमक थोड़ा सा गीला नजर आएगा, नमी नजर आती है, क्यों? क्या NaCl डीलिक्विसेंट है? नहीं, उस NaCl के अंदर MgCl2 की इंप्योरिटीज है, विच इज अ डीलिक्विसेंट, इसलिए आपको NaCl में नमी नजर आती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा यार, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, हम घर में देखते हैं, कई दिनों तक घर बंद रहता है तो ये काम हो जाता है। एबिलिटी ऑफ सॉल्ट टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक एयर, वो एक्सपोज करेंगे आप मॉइस्चर से, एटमॉस्फेयर से, तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए, NaOH, KOH, एक आध और लिख लीजिए। हो सकता है वो सोल्ट MgCl2 हो, या इट माइट बी एन NaOH। NaOH कंपाउंड मतलब बात कर रहा हूँ, सोल्ट तो नहीं है। कॉपर सल्फेट भी ऐसा काम कर सकता है, विच कैन एब्जॉर्ब वाटर, इस तरीके से FeCl3 भी कई बार ऐसा काम कर लेता है। Yes. पर ये कोई कंक्लूजन नहीं है कि सर अगर गीला हो गया तो पक्का FeCl3 होगा, नहीं, एक ऑब्जर्वेशन है, आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं लैब के अंदर। लैब में आपको हर स्टेप में ऑब्जर्व करना है चीजों को, कि अच्छा ये हुआ तो इसका ये चीज हो सकती है, ये मतलब इसका हो सकता है। तो आपको हर बात को, हर चीज को ऑब्जर्व करते हुए चलना है, और उस चीज को आपको इस तरीके से चेक करना है। तो ये था आपका व्हाट, स्मेल फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। क्लियर है? अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे ड्राई हीटिंग टेस्ट के बारे में, ड्राई टेस्ट के बारे में, या ड्राई हीटिंग टेस्ट के बारे में। तो ध्यान देना यार, आगे बढ़ता हूं मैं, इन सबको आप लिख रहे होंगे साथ साथ बाद में जब वीडियो आपको मिलेगी। यस, ध्यान दीजिएगा अभी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर यहाँ से चीजें। ड्राई हीटिंग टेस्ट, ड्राई हीटिंग टेस्ट, पहले हम पढ़ेंगे ड्राई हीटिंग टेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे फिल्म टेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे बोरेक्स बीट टेस्ट, फॉस्फेट टेस्ट। इन टेस्ट की चर्चा की जाएगी, डिटेल में चर्चा की जाएगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना यार। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान देना कि चीजों को हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे चीजों को स्टडी किया जा रहा है। क्लियर है? तो लिखें इसके अंदर, इसमें लिखेंगे अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास वी विल टेक अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना सोल्ट डालेंगे, अपना जो कंपाउंड आपको मिला है, सोल्ट मिला है, उसको थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा मात्रा उसकी डाल देंगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उस टेस्ट ट्यूब को बंसन फ्लेम में या फ्लेम के पास ले जाके उसको हीट करेंगे, इसको बोलते हैं ड्राई हीटिंग टेस्ट। तो लिखिए, टेक टेक अ ड्राई टेस्ट ट्यूब with a pinch of salt in it, in it, ठीक, देन एंड हीट इन बंसन फ्लेम, उसको बंसन बर्नर में या बंसन फ्लेम में, आप कुछ बोल लीजिए, बंसन बर्नर बोलते हैं या बंसन फ्लेम बोल लीजिए, एक ही बात है, उसमें हीट करेंगे। ये फ्लेम होता कैसे है सर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिखवा दूंगा, बता दूंगा, डायग्राम डायग्राम बनवा दूंगा अभी। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये मान लो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, दिस इज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, ठीक। इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे आपका सोल्ट अपन ले लिया, दिस इज द सोल्ट, ये आपका सोल्ट है, ठीक। इसको आप हीट करेंगे किसके अंदर, किसके ऊपर, बंसन फ्लेम या बंसन बर्नर के ऊपर आप इसको हीट कर रहे होंगे। तो उस बंसन फ्लेम की उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो दिखता है कैसे, एक बार देख लीजिए आप, मैं ट्राई करता हूँ उसका डायग्राम आपको दिखाने के लिए, आप थोड़ा सा देखना एक बार ध्यान से, देखिएगा। ये एक दिखाया आपको मैंने, और आपने देखा होगा ना फ्लेम, अंदर की तरफ थोड़ा सा ब्लूइश फ्लेम होता है, और आउटर की तरफ थोड़ा सा येलोइश फ्लेम आपको दिखाई देगा, अंदर आपको दिखाई देगा थोड़ा सा ब्लूइश फ्लेम।
छोटा सा। यस। और ये आउटर। तो आउटर कोन एक है, दूसरा इनर कोन है, इसको बोलेंगे आउटर कोन। दिस इज आउटर कोन। फ्लेम की बात कर रहा हूं मैं, जिस फ्लेम में, जिस बंसन फ्लेम में आप अपने कंपाउंड को अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर रख के हीट करेंगे, इसी के अंदर फ्लेम टेस्ट करते हैं, इसी में फ्लेम टेस्ट भी करते हैं। आउटर कोन और ये हो जाएगा अपने पास इनर कोन। इसी के अंदर फ्लेम टेस्ट भी करते हैं। फ्लेम टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं बताऊंगा। वैसे आपने एस ब्लॉक के अंदर पढ़ा होगा, स्टिल मैं आपको पढ़ा दूंगा यहाँ पे कि फ्लेम टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं और क्या क्या कलर्स आपको मिलते हैं। क्लियर है? तो इसकी बात करें मैंने, दिस इज योर बंसन फ्लेम या बंसन बर्नर। यहाँ से, इस नीचे से यहाँ आपका कुछ ईंधन आ रहा होगा, फ्यूल आ रहा होगा। जैसे आपके पास कोई इथाइलिन प्लस O2 आ गया, या कुछ अपने पास कुछ और ईंधन का सोर्स आपके पास, तो वहां से आपका फ्लेम जल रहा होगा। क्लियर है? जहां से फ्लेम स्टार्ट हुआ है, इट इज लोवेस्ट टेम्परेचर जोन। टिप पे, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है लोवेस्ट टेम्परेचर यहाँ होगा। आपका जो हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा, सबसे हाई टेम्परेचर रहेगा फ्लेम के अंदर, वो लगभग आपके पास यहाँ रहेगा, एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट इट इज हॉट या हाईएस्ट टेम्परेचर जोन। और इसको कई बारी फ्यूजन जोन भी बोल देते हैं। तो सर इतनी सारी बातें क्यों पता होनी चाहिए? आपका जेई मेंस पूछ चुका है क्या, कि हाईएस्ट टेम्परेचर जोन किस हाइट पे मिलता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जी मेंस का सवाल है कि बंसन फ्लेम के अंदर आपका जो हाईएस्ट टेम्परेचर जोन है, या जो अपने पास फ्यूजन जोन है, वो किस हाइट पे मिलता है, किस हाइट पे नजर आता है। तो अगर मैं इस फ्लेम की हाइट को h मान लेता हूं, देख लीजिए कि फ्लेम की हाइट मान लीजिए h है, ठीक है, ये टोटल हाइट फ्लेम की h है। तो आपका ये वाला जोन जो रहेगा, ये मिडल जोन, ये वाला जोन, इस जोन को मैं फ्यूजन जोन नाम दे रहा हूँ। फ्यूजन मीन्स हॉटेस्ट पार्ट है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपका काफी गर्म पार्ट रहेगा, हॉट पार्ट रहेगा, आपका हाईएस्ट टेम्परेचर पार्ट रहेगा फ्लेम का। इसको फ्यूजन जोन नाम दे रहे हैं। और पूरे फ्लेम को मैं 3 भाग में तोड़ सकता हूँ, मैं पूरे फ्लेम को 3 हिस्से में तोड़ सकता हूँ। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यानी कि एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, और एक ये वाला हिस्सा। आप देख पा रहे हैं? फिर बता रहे हैं, डिटेल में आपको एक बात पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप मारे जाओगे। मेंस भी चालाक है भाई, कभी कभी मेंस भी ऐसे सवाल पूछता है, वहां तुम खेल जाओगे फिर। यस। अब अब क्या होगा इसमें सर? आपके इसमें इसमें क्या होगा सर? तो सर आप कह रहे हो किस हाइट पे रहेगा? अगर मैं इस पूरे हाइट को h मान लेता हूं, तो ये h/3 हो जाएगा अपर वाला पार्ट, ये भी h/3 हो जाएगा, और ये भी h/3 हो जाएगा। ये है मेरे कहने का मतलब। यानी कि बॉटम से h/3 पार्ट पे आपका फ्यूजन जोन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 1/3 पार्ट ऑफ फ्लेम पे आपको हॉटेस्ट पार्ट या हाईएस्ट टेम्परेचर जोन या फ्यूजन जोन मिल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ये वाली बात? और ये मेंस का क्वेश्चन भी है। ये बात की फ्लेम के बारे में, फ्लेम क्या होता है। और आउटर फ्लेम आप जनरली येलोइश इन कलर होता है, एंड इनर फ्लेम इज जनरली ब्लूइश इन कलर। आप देख लीजिए। इसमें मुझे मुझे कुछ बातें और बतानी इस फ्लेम के बारे में, तो एक बार आप उन बातों को सुन लीजिए कि फ्लेम के अंदर, कि फ्लेम के अंदर, और मैं बताने के लिए थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट थोड़ा रब कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे वो स्पेस चाहिए होगा आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम बताने के लिए। वो सारा खेल उसे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम बताने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इसलिए ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। ध्यान में लगा। तो सर व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग फिल्म, किसको आप ऑक्सीडाइजिंग फिल्म कह रहे हैं? इस आउटर कोन को ही मैं ऑक्सीडाइजिंग फिल्म कह रहा हूं। यानी कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग जोन है। यहाँ पे आपके पार्टिकल्स ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, जिसको आप गर्म कर रहे हो, इट कैन ऑक्सीडाइज इन दिस जोन, ऑक्सीडाइजिंग जोन या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस, ये सब नाम है इसके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस। और ये जो अंदर वाला जोन है अपने पास, ये वाला जो अंदर अपने पास अंदर वाला जोन है, इसको इनर कोन वाले को, इस इनर कोन को हम रिड्यूसिंग जोन भी बोलते हैं, या रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोलते हैं। सर व्हाई इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग फ्लेम? अरे भैया, यहाँ पे आपके जो ईंधन यूज कर रहे हो, आप कोक यूज कर रहे हो जलाने के लिए, कोयला यूज कर रहे हो, तो हो सकता है उसका कुछ पार्ट अनबर्न्ड रह गया हो, उसका कुछ पार्ट जला ना हो, तो कार्बन के फॉर्म में वहां रह जाएगा। हाँ सर, और कार्बन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है सर।
अभी अभी पढ़ के आए मेटलर्जी में सर। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज अ रिड्यूसिंग जोन, रिड्यूसिंग फ्लेम, बिकॉज ड्यू टू सम अनबर्न्ट पार्ट ऑफ द कॉक या फ्यूल विच यू आर यूजिंग। चलो इस बात को लिख ही लो कि व्हाई इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग फ्लेम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स। फिर बता रहा हूँ, पेशेंस रखिए इस चैप्टर में। ये चैप्टर आ गया तो मतलब आपका कम से कम 20 से 25 नंबर आप सबसे आगे हो जाओगे। दिस चैप्टर विल मेक यू 20-25 मार्क्स एक्स्ट्रा। ऐसे कैसे सर? बिकॉज पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री इससे चलती है, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जो ब्लॉक आप बोल लीजिए, इंक्लूडिंग दिस चैप्टर, 20-25 नंबर का मसाला है पूरा। और ये चैप्टर आ गया मतलब आपको बाकी चैप्टर अपने आप आ जाएंगे, आप देख लेना बाकी। और कोऑर्डिनेशन वोर्डिनेशन सब यहाँ से कवर हो जाएगा, बिकॉज हम कलर कवर कर रहे हैं, उनके कलर के रीजंस कवर करेंगे, सारी बातें यहाँ पे आई जाती हैं। इसलिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और बच्चा इस चैप्टर से डरता है, बच्चा पढ़ता ही नहीं चैप्टर को, छोड़ देता है। एग्जाम में पैराग्राफ आता है, 3-3 सवाल लगातार आ जाते हैं एडवांस में, पैराग्राफ दे देगा, उसके नीचे 3 सवाल, 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, लो बता। और 10 के 10 नंबर गए। और 10 नंबर का मतलब तुम्हें पता होगा, या नहीं पता तो एक बार एडवांस दे लो, पता चल जाएगा कि टॉप 100 में, और 10 नंबर उसमें हटा दीजिए आप, तो आप 5,000 के बाहर चले जाओगे, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। चलिए, तो ये अपने पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग फ्लेम, बिकॉज वहां कार्बन का कुछ पार्ट बर्न नहीं हुआ होगा, तो कार्बन प्रेजेंट होगा, सीओ प्रेजेंट होगा, तो वो रिड्यूस कर सकता है आपके कंपाउंड को, आपके सॉल्ट को, इसलिए उसको रिड्यूसिंग फ्लेम बोला गया है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि ये क्या मामला है, क्या मसाला है अबाउट द फ्लेम। अरे फ्लेम पता होगा तभी तो हीटिंग करोगे, चाहे फ्लेम टेस्ट करो या ड्राई हीटिंग टेस्ट करो। अब हम कर लेंगे टेस्ट, अब लाओ टेस्ट करना है तो बताओ किसका टेस्ट करना है, आप कर देंगे टेस्ट। तो लिखिए, अब हम करेंगे ड्राई हीटिंग टेस्ट, अब हम करेंगे ड्राई हीटिंग टेस्ट। तो मैंने क्या बोला कि ड्राई हीटिंग टेस्ट कैसे करेंगे, कि टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में लेंगे सॉल्ट की थोड़ी सी मात्रा, मान लीजिए 1 पिंच ऑफ डेल, एक आध सॉल्ट उसमें डाल दिया, एक आध मिलीग्राम सॉल्ट उसमें डाल दिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। और उस टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर हीट करेंगे। अच्छा सर, यानी कि सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में डाला और उस टेस्ट ट्यूब को इस फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे, ठीक है। अब हीट करेंगे तो कुछ हो सकता है आपके पास कुछ वेपर्स फॉर्म हो, कुछ वोलेटाइल कंपाउंड बाहर आए। मैंने कहा था ना कि अनायंस कैन फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड्स, लिखवाए भी थे हम लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर, कि कौन सा अनायन से कौन सा गैसेस फॉर्म हो सकती हैं। तो वो सारा काम यहाँ हो सकता है, देखिए एक बार ध्यान से आप। तो 3 बार मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला मैं लिख रहा हूँ, पहला मैं लिख रहा हूँ अपने पास, लिखे कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। सूखा हीट कर रहा हूँ, कुछ पानी वानी मिलाई नहीं मैंने इसके अंदर, ना कोई रिएजेंट मिलाया मैंने, सिंपली हीट कर रहा हूँ सॉल्ट को लेके मैं। वो तो आपको पता है कि कार्बोनेट होगा तो विद H प्लस इट कैन गिव CO2 वगैरह, वो तो होगा ही होगा, वो तो कंफर्मेशन टेस्ट में आएगा वो सारी बातें। अभी तो मैं सिर्फ सूखा हीट कर रहा हूँ उसको, टेस्ट में लिया, कंपाउंड लिया, हीट कर रहा हूँ। तो पहला अपने पास कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, कौन कौन सी गैस हो सकती है अपने पास? CO2 हो सकती है, कलरलेस रहेगी, आपको पता है, लिखवा चुका हूँ। अगर CO2 गैस इवॉल्व हुई है तो क्या निष्कर्ष निकालोगे, कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकता है, ये बात आप जानते हो, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ। अभी तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि प्राइमरी टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। उस टाइम तो मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन किया था आपके सामने कि ये अनायंस हमको पढ़ने हैं, क्लियर है। अगर O2 निकली मान ली, तो O2 भी तो आप जानते हैं कि O2 भी कलरलेस और ऑर्डरलेस रहेगी अपने पास। अगेन, अब O2 कहां से निकल सकती है? KClO3, NaClO3, यानी कि क्लोरेट, पर क्लोरेट वगैरह से आप O2 ऑब्टेन कर सकते हैं 118। क्या बनेगा अपने पास? उसका आपके पास क्लोरेट्स नहीं, सॉल्ट के अंदर ब्रोमेट्स नहीं, या पर क्लोरेट हो जाएगा इस तरीके से। हालांकि इन अनायंस को हम पढ़ते नहीं है, हालांकि इन अनायंस को हम पढ़ते नहीं, लेकिन जानकारी के लिए लिख दिया मैंने। फॉर सपोज आपके पास KClO3 होगा, सोल्ट है, ठीक है, ये सोल्ट आपके पास गिवन है, आपने हीट किया, क्या हो जाएगा आपके पास? मिल जाएगा आपको क्या? KCl का रेसिड्यू, रेसिड्यू,
और O2 विल इवॉल्व आउट। इस तरीके से आप मैं बता रहा हूँ कि कलरलेस है नोडल गैस, ना उसका कुछ स्मेल होगी ना उसका कुछ कलर होगा, दैट इज CO2 एंड O2 करेंगे द एग्जांपल्स। और वो कहाँ से निकल रहे होंगे, अगर आपके पास ये करस्पॉन्डिंग सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे अनायंस, तो बिकॉज अनायंस इज वोलेटाइल इन नेचर, बता रखा है मैंने बात। हो सकता है कि आपके पास कलरलेस तो हो लेकिन स्मेल आ जाए, कलरलेस तो हो बट स्मेल आ जाए विद ऑर्डर, विद सर्टेन ऑर्डर, यानी कि कुछ स्मेल उसमें आएगी। तो आप जानते हैं वही विनेगर लाइक स्मेल, अमोनिकल स्मेल, वो सारी बातें यहाँ भी आ जाएंगी। अरे वो हर बात यहाँ भी आ जाएंगी अपने पास। या तो स्मेल वैसे कर लेते, क्या थोड़ा सा पिंच हाथ में लिया गीला किया स्मेल आ गई, वैसी नहीं आएगी तो फिर हीट करेंगे, हीट करेंगे तो फिर गैस तो निकलेगी, फिर तो हीट करने के बाद तो जो मोर लेस वोलेटाइल है वो भी मोर वोलेटाइल बन जाएगा, वो तो पक्का पक्का स्मेल आएगी फिर तो। इसलिए मैंने कहा था कि हो सकता है आप जब उसको स्मेल करो वहां पे स्टार्टिंग में इनिशियली, तो आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ स्मेल ना आए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल डू ड्राई हीटिंग टेस्ट। और हीटिंग करने के बाद तो वोलेटाइल कंपाउंड्स श्योरली ऊपर जाएंगे जाएंगे, देन दे विल प्रोड्यूस सम स्मेल और ऑर्डर। तो वही सारी बातें वो रिपीट हो जाएंगी, फटाफट लिख देता हूँ मैं। प्रोटोनिक स्मेल क्या हो जाएगा, किसकी वजह से होगा, H2S गैस हो जाएगी। निष्कर्ष H2 माइनस। अमोनिकल स्मेल, ये सब ड्राई हीटिंग टेस्ट कर रहे हैं ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर अमोनिकल स्मेल निकलेगी मान लीजिए, ड्यू टू व्हाट, अमोनिया। तो क्या इन्फ्रेंस है, क्या कंक्लूजन हो सकता है अपने पास कि अमोनियम आयन का सोल्ट हो सकता है, इट माइट बी एन अमोनियम सोल्ट। क्लियर है। फिर वही विनेगर लाइक स्मेल रहेगा, तो लिख लो इन सब बातों को फटाफट से लिख लेते हैं कि विनेगर लाइक स्मेल रहेगा, जैसे विनेगर लाइक स्मेल रहेगा, यानी कि एसिडिक एसिड के वेपर्स बन रहे होंगे, एसिडिक एसिड के वेपर्स निकल रहे होंगे आपके पास। तो क्या इन्फ्रेंस है, इन्फ्रेंस ये है कि CH3CO माइनस निकल सकता है, हो सकता है प्रेजेंट। फिर कई बार दिवाली के पटाखे मैंने कहा था सल्फर लाइक सफोकेटिंग, सल्फर बर्निंग सफोकेटिंग स्मेल, जैसे टायर जलता है ना, कार का टायर जलता है, तो टायर के अंदर सल्फर होता ही है अपने पास, जो गाड़ी के टायर बनते हैं उसमें सल्फर होता है, जब टायर जलता है तो काफी बदबू आती है, दैट इज सफोकेटिंग स्मेल। तो सल्फर बर्निंग सफोकेटिंग स्मेल या दिवाली के पटाखे, तो उनके अंदर सल्फर का कंटेंट होता है अपने पास, सल्फर बर्निंग सफोकेटिंग स्मेल। तो ठीक है, आपको यहाँ से SO2 मिल सकता है, SO2 गैस इवॉल्व होगी, तो क्या इन्फ्रेंस है कि सल्फाइड हो सकता है उसके अंदर, या थायोसल्फाइड हो सकता है, ये आप देख लीजिए, या पंजेंट स्मेल, तीखी स्मेल, तीखी मतलब पंजेंट स्मेल रहेगी, तो HCl की फ्यूम्स निकल रही होगी, HCl की फ्यूम्स आ रही होंगी, उससे हो सकता है। तो क्या इन्फ्रेंस है कि Cl माइनस हो सकता है। तो जैसे ही आपने अपना कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में डाला और हीट करना चालू किया फ्लेम के ऊपर, फ्लेम के ऊपर आपने चालू करना हीट किया, तो जैसे फ्लेम के ऊपर टेस्ट ट्यूब हीट हो रही है, तो आपको कलरलेस ऑर्डरलेस गैस मिल सकती है, कलरलेस विद ऑर्डर मिल सकता है, या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है गैस कलर्ड हो जाए, NO2 याद आया ब्राउन कलर, Br2 याद आया ब्राउन कलर। वो सब बातें तो हम कर चुके हैं सर, हाँ वो सब बातें कंफर्मेशन में भी करेंगे, वो सब बातें कंफर्मेशन में भी होंगी। जब हम टेस्ट करेंगे, वेट टेस्ट करेंगे, जब हम सॉल्वेंट मिलाएंगे उसके अंदर एसिड्स मिलाएंगे, डाइल्यूट एसिड या कॉन्क एसिड मिलाएंगे, तब भी कलर आएगा अपने पास। लेकिन वोलेटाइल कंपाउंड है तो हीटिंग करने के बाद ही कलर मिल सकता है आपको, यानी कि कंफर्मेशन टेस्ट करने से पहले ही एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये हो सकता है, ये वाला अनायन इसके अंदर हो सकता है, या ये वाला कैटायन इसके अंदर हो सकता है। इसलिए वी आर डूइंग दिस प्रीलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, थर्ड केस इसमें, सारे केस हम पहले कवर कर चुके हैं, एक बार सिस्टमेटिक तरीके से लिखवा रहा हूं दोबारा से। हो सकता है कलर्ड गैस रहे, विद ऑर्डर, कुछ स्मेल भी आ जाएगी और कलर भी रहेगा, कलर आ गया तो फिर दैट इज डिस्टिंग्विश्ड गैस, से रेडिश ब्राउन गैस। रेडिश ब्राउन गैस, तो इससे क्या आइडिया मिल सकता है कि हो सकता है वो NO2 रहे। NO2 कहाँ से आएगा, NO2 माइनस से ही, और आप जानते हैं कॉन्क से भी, NO3 माइनस से भी आ सकता था वो, या Br2 हो जाएगी,
तो Br माइनस हो सकता है, यस, या येलोइश गैस हो जाएगी, येलोइश ग्रीन एनसीईआरटी इसको, येलोइश ग्रीन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में Cl2 गैस को, येलोइश ग्रीन दैट इज Cl2, Cl2 गैस का कलर होगा येलोइश ग्रीन, अगर ये निकलेगी तो दिखाई दे जाएगी आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग से, इट विल बी Cl माइनस। या वायलेट के वेपर्स निकलेंगे, वायलेट फ्यूम्स निकलेंगे, तो इट विल बी आयोडीन के वेपर्स, इट मीन आयोडाइड कैन बी देयर, आयोडाइड सोल्ट कैन बी देयर। ये वाली बात मैंने की है, ये बेसिक बात थी, एक बार आप देख लीजिए फटाफट से, इन बातों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कुछ बात हो सकती है जब आप हिट कर रहे होगे अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर सोल्ट को लेके, एक बार आप इन बातों को ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से। और ये वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि वो बात कंफर्मेशन करनी है वैसे आगे चल के अपने को, ये सारी बात कंफर्मेशन करते वक्त करनी ही है अपने को ये सारी बातें वापस से। बट उस टाइम हम वेट टेस्ट करेंगे, उस टाइम तो हम रिएजेंट ऐड करेंगे ना, सोल्यूशन फेज में करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं, स्मेल कर लिया, देख लिया, चखना नहीं है कि टेस्ट भी कर लिया, नहीं, या ड्राई हीटिंग टेस्ट कर लिया कि टेस्ट ट्यूब में लिया, सूखी सूखी टेस्ट ट्यूब के अंदर हल्का सा अपना सॉल्ट और काम चालू कर दिया। और क्या हो सकता है सर, क्या पॉसिबिलिटी है इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसी ड्राई हीटिंग टेस्ट के अंदर एक पॉसिबिलिटी और भी तो है, कई बार क्या होता है सब्लिमेट बन जाता है, सब्लिमेट बन जाता है, सब्लिमेट्स आर फॉर्म्ड, या सब्लिमेट फॉर्मेशन हो जाता है कई बार। वो कैसे पता करेंगे सर, अगर आप दिमाग एक्टिव रखेंगे लैब में तो सब दिखाई देता है, यार अभी आप लैब में जाओगे भी नहीं, आपका एग्जाम उससे पहले हो जाएगा। सब्लिमेशन फॉर्मेशन हो सकता है कि सब्लिमेट फॉर्मेशन हो सकता है, कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये इसके अंदर सोल्ट है, ये वो सोल्ट है, ये वो सोल्ट है जिसको आप ड्राई टेस्ट में कर, और यहाँ पे आपका रखा हुआ है बर्नर, ये आपका ये फायर, ठीक, जैसे फायर ऊपर जाएगी, इसमें बंसन की फ्लेम जाएगी ऊपर अपने फायर से, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखो अब ये पार्ट क्या हो चुका है, इट इज हॉटेस्ट पार्ट नाउ। टेस्ट ट्यूब का सबसे गर्म पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, बिकॉज जहां उसको गिर रही है, जैसे गर्मी मिल रही है, हो सकता है आपका यहाँ से सब्सटेंस वेपराइज होके ऊपर जाए, हाँ है ना, जाएगा सर, हाँ सर, बिकॉज गर्म है तो इट विल वोलेटाइलाइज, ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो ठंडा है, दिस इज कोल्ड रीजन, इसके मुकाबले ये तो ठंडा पार्ट है ना, ऊपर वाला टेस्ट ट्यूब का पार्ट, हाँ सर, तो वहां जाते जाते हो सकता है कि ये वाला जो पार्ट है पार्टिकल्स है यहाँ जम जाए एट द एज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब के ओपनिंग पे वो आपको सब्लिमेट या सबलाइम कर जाएंगे, जम जाएंगे वहां पे, बिकॉज ठंडा पार्ट है और नीचे गर्म पार्ट से वो ऊपर उठ के आ गए थे। अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, और एक खतरनाक ऑब्जर्वेशन ये हो जाती है लैब के अंदर, अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या है, कौन से आपके पास कंपाउंड्स हो सकते हैं, ऐसे सब्लिमेट फॉर्मेशन करने वाले कौन से कंपाउंड्स या कौन से सॉल्ट हो सकते हैं, एक बार देख लीजिए। सो दिस अपर पार्ट इज कोल्ड, दिस अपर पार्ट इज कोल्ड, इसलिए नीचे की गर्म गैस ऊपर आके सब्लिमेट कर जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ये बात ठीक लग रही होगी आपको मेरे ख्याल से, तो इस बात को एक बार लिख भी लीजिए। Sublimate is the solid deposit, is the solid deposit at upper part of test tube, ऊपर कुछ सॉलिड्स के डिपोजिशन हो जाएंगे एट अपर पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो उनका कुछ कलर होगा, हाँ, इन सब्लिमेट्स का कलर भी हो सकता है, यस, दिस सब्लिमेट्स कैन हैव कलर, हो सकता है कि वो सब्लिमेट आपका व्हाइट कलर का हो, व्हाइट सब्लिमेट के ऊपर आपको व्हाइट चूना चूना नजर आ जाए कि सफेद परत जम गई है ऊपर टेस्ट ट्यूब के ऊपर, ऊपर वाले पार्ट में, तो व्हाइट सब्लिमेट हो सकता है, तो इट कैन बी अमोनियम क्लोराइड सोल्ट और Hg2Cl2 सोल्ट, ये दोनों सोल्ट हो सकते हैं उनमें से कोई, या कोई कलर्ड सब्लिमेट रहेगा, मान लीजिए आपके पास येलो सब्लिमेट कोई फॉर्म हो चुका ऊपर, येलो के सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर जम गए हैं टेस्ट के ऊपर की तरफ, कोल्ड रीजन की तरफ, तो येलो सब्लिमेट कैन बी फॉर्म्ड, तो मतलब हो सकता है अपने पास सल्फर रहे, या
सल्फर का कोई सब्सटेंस रहे, आर्सेनिक सल्फर रहे अपने पास, आर्सेनाइड रह सकती है अपने पास, या you can also have AgI2 as well, AgI2, yes, AgI2 या AgI2I2, ये दोनों वहाँ पे हो सकती हैं, प्रेजेंट हो सकती हैं अपने पास। ये कई बार ब्लैक मिल जाता है तो विच इज वेरी डिस्टिंग्विश्ड, ब्लैक सब्लिमेट बन जाता है कई बार, काले सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर जम जाते हैं, तो दैट कैन बी ऑफ AgS, सपोज आपको मिल सकता है AgS। तो ये सब्लिमेट फॉर्म हो सकता है उसी ड्राई हीटिंग टेस्ट ट्यूब में, उसी ड्राई हीटिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हम कर रहे हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको हो सकता है। और ये लैंग्वेज किस फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाएगा, नोबडी नोज, ये सारी बात पता होनी चाहिए। याद क्या करना है सब बताऊंगा, लेकिन समझ आपको सब कुछ होना चाहिए कि भाई हाँ ये पॉसिबिलिटीज में सब्लिमेशन वाले के अंदर एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात मैंने की आपके सामने, ये वाली बात एक बार देख लीजिए आप। डन। अब इसमें एक और बात बची हुई है, यानी कि ड्राई हीटिंग टेस्ट में एक और बात बची है। क्या बात बची है सर? एक और पॉसिबिलिटी तो है, और ये पॉसिबिलिटी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल एडवांस पहले पूछ भी चुका है। क्या पॉसिबिलिटी है? स्वेल हो सकता है, जो सोल्ट है वो स्वेल कर गया, फूल गया, मोटा सा हो गया, स्वेलिंग। स्वेलिंग इज ऑब्जर्व्ड, जनरली स्वेलिंग फॉस्फेट और बोरेट के सॉल्ट्स में होती है, फॉस्फेट और बोरेट के सॉल्ट्स में होते हैं स्वेलिंग, इसलिए हम पढ़ते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट या फॉस्फेट बीट टेस्ट पढ़ते हैं। उस बीड के अंदर यही काम होता है, स्वेलिंग से बनता है बीड। अगर आपके पास स्वेलिंग होती है बिकॉज आपके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो ट्रैप कर जाता है सॉल्ट के अंदर, इसलिए फूल जाता है अंदर से, ज्यादा हीट कर दोगे तो टूट जाएगा वो, फिर वो छोटी सी बीड बन जाती है। बताऊंगा अभी बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो कंपाउंड था ड्राई हीटिंग टेस्ट में फूल सा गया है, उसका जो मास है वो हल्का सा चेंज हो गया है, एक उसके अंदर मोटापा सा आ गया है, स्वेलिंग हो गई है, तो वहां से एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि बोरेट या फॉस्फेट हो सकते हैं। और ये लैंग्वेज एक खूब खतरनाक है, अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग स्वेल्स, बस यहां से चमक जाना चाहिए बोरेट या फॉस्फेट, 99% बोरेट होगा वो। ये लैंग्वेज एग्जाम में आएगी, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक, ये वाली बात मैंने बोल दी, स्वेलिंग तो बोरेट या फॉस्फेट हो सकता है अपने पास। या कई बारी आपने कंपाउंड लिया, हीट किया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ना कोई गैस निकल रही है, ना फुलावट हो रही है, ना सब्लिमेट बन रहा। फिर आपने एक बात ऑब्जर्व करोगे आप, क्या? येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। जो अपने पास रेसिड्यू है, रेसिड्यू, गैस तो उड़ गई, गैस पकड़ नहीं पाए कौन सी गैस थी, ना आपको पल्ले पड़ा, लेकिन जो रेसिड्यू है वो जब गर्म कर रहे थे तब तो येलो था, और जब आपने फ्लेम हटाया, ठंडा किया सब्सटेंस को, तो वो ठंडा होने के बाद व्हाइट बन गया, उसका कलर चेंज हो गया येलो टू व्हाइट। ये कैसे हो सकता है सर? आपने पढ़ा है सॉलिड स्टेट के अंदर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, एफ सेंटर्स याद आया आपको, ZNO, फारबजन सेंटर्स की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ये कंसेप्ट लगता था, ZNO इसका एग्जांपल हो जाएगा, फेमस क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सॉलिड का भी यहाँ पे पार्ट आ चुका है, देख लीजिए आप। या ये भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है अपने पास कि जो रेसिड्यू रहे वो ब्राउन हो जब गर्म था, और ठंडा हो जाए, फ्लेम हटा दोगे, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी, तो आपको येलो दिखाई देगा। तो ये दो आप याद मेजर तरीके से, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो तो आपको याद करना ही करना है भैया, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, उससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये जगह मैंने नहीं लिखा इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है सुन लिया पढ़ लिया, लेकिन जो बोल रहा हूँ ना वो तो याद करना ही है। उसको तो आपको घोटा कुछ बोल लीजिए आप, घोटा रट्टा जो बोल लीजिए, वैसे आप थोड़ा समझ लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है चलिए, ये वाली बात हुई अपने पास किसकी, इसकी वाली, ये वाली बात हुई अपने पास। कई बारी क्या होता है, कई बार क्या होगा, सोल्ट ब्लू था आपके पास, ठीक है, सोल्ट आपके पास ब्लू सोल्ट था, अब जैसे आपने पुड़िया खोली आपको सोल्ट ब्लू नजर आया कि मेरे पास ब्लू सोल्ट है, और आपको अंदाजा है कि कॉपर हो सकता है, कि कॉपर सल्फेट या कॉपर का कोई सोल्ट हो सकता है, आपको ये डाउट आ गया कि सर इट कैन बी द सोल्ट ऑफ कॉपर,
तो अंदाजा तो ठीक है आपका, अच्छा अंदाजा है आपका। इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई कीजिए, इसको थोड़ा सा और आप चेक कीजिए एक बार। कंफर्म तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा और अपनी बात को, डाउट को थोड़ा सा और रेज करेंगे। कैसे रेज करेंगे डाउट को? कि सर हो सकता है कि वो सोल्ट ब्लू रहे तो कॉपर का सोल्ट रहे, कैसे पता करेंगे? आप उस सोल्ट को लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर और गर्म कीजिए, और आपको पता है अगर वो कॉपर सल्फेट रहा होगा तो गर्म करने पे इट विल टर्न व्हाइट। yes or no, it becomes white on heating. Copper sulfate will lose a water crystallization and will become white on heating. तो यहां से भी अच्छा आइडिया मिल जाएगा मुझे कि जो मेरा रेसिड्यू बच गया वो व्हाइट है, जो सॉल्ट था वो ब्लू था, गर्म किया तो ब्लू से व्हाइट बन गया। हो सकता है कि वहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गए हों और कॉपर का कोई सोल्ट हो सकता है वहां पे, तो इट कैन बी अ कॉपर सल्फेट। तो ये आइडिया की बात कर रहा था मैं कि ये ऐसे आइडिया लगाना आपको, बिना कंफर्मेशन टेस्ट किए भी थोड़ा सा आइडिया निकल सकता है, लगा सकते हैं। कंफर्मेशन टेस्ट तो एंड स्टेप होता है, उसको तो बाद में किया ही जाएगा, वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है ही है। वो तो कंफर्म करेगा, नाम ही उसका कंफर्मेशन है। लेकिन कंफर्मेशन से पहले एक प्राइमरी टेस्ट, एक प्रीलिमिनरी टेस्ट भी करना पड़ता है, ताकि सोल्ट की वेस्टेज कम से कम हो कंफर्मेशन टेस्ट में। वन आप कॉपर के लिए तो 50 कंफर्मेशन टेस्ट हैं, अब 50 करके दिखोगे क्या कॉपर है कि नहीं? और 50 नहीं हुए तो कॉपर था ही नहीं, तो मान लो जिंक हुआ, बिना मत लगे रहो कॉपर की टेस्ट करने में। यस और नो? तो ये बात आपने की, ये था हमारा ड्राई हीटिंग टेस्ट, दिस इज डन। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे फ्लेम टेस्ट के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे फ्लेम टेस्ट के बारे में। तो लिखें फ्लेम टेस्ट। उसी फ्लेम में फ्लेम टेस्ट भी करते हैं, और उसी बंसन फ्लेम में आपका ड्राई हीटिंग टेस्ट भी करते हैं। पर ड्राई हीटिंग टेस्ट किसके अंदर करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना कंपाउंड लेते हैं और सिंपली उसको डायरेक्टली हीट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड योर ड्राई हीटिंग टेस्ट। अब हम बात करेंगे फ्लेम टेस्ट के बारे में। सो लिखिए फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट आपने एस ब्लॉक के अंदर पढ़ा होगा, बट आई डोंट थिंक आपको कितना याद है कितना नहीं है, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए फ्लेम टेस्ट। सो देखिए फ्लेम टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो फ्लेम टेस्ट के बारे में हम जानते हैं कि डिफरेंट फ्लेम के कलर मिल जाते हैं हमको। हमको डिफरेंट फ्लेम कलर मिल जाते हैं इन द फ्लेम टेस्ट। और फ्लेम टेस्ट जनरली जनरली फ्लेम टेस्ट अल्कली या अल्कलाइन के लिए किया जाता है परफॉर्म। अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए फ्लेम टेस्ट की परफॉर्म या उसको परफॉर्म करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं फ्लेम टेस्ट के बारे में जानकारी। कल जेई मीन्स हुआ था, उसमें भी सवाल आ रखा है फ्लेम टेस्ट के ऊपर। फ्लेम टेस्ट देख लीजिए बड़ा ध्यान से आप। फॉर मेनली फॉर मेनली फॉर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। और मैंने कहा भी था कि ड्राई हीटिंग टेस्ट के बेसिक रेडिकल्स के लिए होते हैं, मतलब कटायंस के लिए होते हैं, और अल्कलीन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये ऐसा पार्ट है यार, लेकिन ठीक है, जानकारी यहाँ आती है, एग्जाम में सवाल मिक्स होकर आएगा एडवांस्ड में। करते क्या अपने पास, बेसिकली करते क्या अपने पास कि अपने पास जो आ, ये लेंगे एक बीकर, इसके अंदर डालेंगे अपना कंसंट्रेटेड HCl, ठीक। इसमें डालेंगे अपने पास कॉन्क HCl, और अपना इसमें डालेंगे मेटल सोल्ट। जो भी आपका सोल्ट गिवन है पुड़िया के अंदर उसमें डाल, अपने सोल्ट आप डाल देंगे HCl के अंदर, तो आपका क्या बन जाएगा? यू विल गेट मेटल क्लोराइड, यू विल गेट योर मेटल क्लोराइड। यस और नो? आपका सोल्ट क्या बन जाएगा? आपका सोल्ट बन जाएगा क्लोराइड सोल्ट। तो सर आपने फ्लेम टेस्ट करने के लिए अपने सोल्ट को क्लोराइड सोल्ट क्यों बनाया, ये बताइए हमको। सो अभी अभी आपने मेटलर्जी पढ़ी थी, तो मैंने बताया भी था आपको कि क्लोराइड्स आर इजी टू वोलेटाइलाइज बजाय आयोडाइड्स के। क्लोराइड्स को वोलेटाइलाइज करना आसान रहता है बजाय अपना बाकी सब्सटेंसेस के। एक बार आप इस बात को जान भी लीजिए, समझ भी लीजिए क्या मतलब सर कहने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे समझिए, एक बार लिख लीजिए इस बात को। मेटल सोल्ट is mixed with conch HCl to form volatile
मेटल क्लोराइड्स। तो सर आयोडीन तो और भी ज्यादा वोलेटाइल है। सर आयोडीन तो और भी ज्यादा वोलेटाइल, तो आपने आयोडीन यूज क्यों नहीं किया, कॉन्क एच यूज क्यों नहीं किया? आयोडीन के साथ जनरली कॉम्प्लेक्स आपका बहुत कम स्टेबल रहेगा। वो मतलब इतना कम स्टेबल है, वो इतना ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा कि उसको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इटसेल्फ इट कैन डिकम्पोज। इसलिए हम इतना तो स्टेबल अपने पास सॉल्ट बनाते हैं कि उसको फ्लेम के पास जाए तो फ्लेम के एक्साइटेशन से वो एक्साइट होकर डिकम्पोज हो। ये नहीं कि बिना बात वो अपने आप रखे रखे वोलेटाइल हो जाएगा या रखे रखे डिकम्पोज कर जाएगा। सो आयोडाइड्स आर फर्दर हाईली वोलेटाइल देन कंपेयर टू क्लोराइड्स, इसलिए आयोडाइड यूज नहीं करते। वहां आपने पढ़ा होगा वेन आर्कल मेथड में, मेटलर्जी में, यू विल यूज आयोडाइड्स, यू विल यूज आयोडाइड्स बिकॉज वहां बॉइलिंग पॉइंट कम था, हीट किया, डिकम्पोज करके बाहर निकाल लिया। पर यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम फ्लेम में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, सीधा फ्लेम के ऊपर रखेंगे सॉल्ट को, सीधा फ्लेम के ऊपर सॉल्ट रखेंगे। देखो बताऊंगा कैसे करेंगे। टू फॉर्म वोलेटाइल मेटल क्लोराइड्स, which gives characteristic flame color अपॉन डी एक्साइटेशन। पहले एक्साइट होंगे, पहले आपके मेटल्स एक्साइट होंगे, एल्किली मेटल्स, और जब वापस आ रहे होंगे तो वहां से उनकी जो वेवलेंथ बाहर निकलेगी, फोटोन बाहर निकलेगा, उससे करस्पॉन्डिंग आपको कलर मिलने वाला है। तो वापस आ रहे होंगे, हो क्या रहे बेसिकली, आप जला रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो दे विल एक्साइट, यस और नो, एंड व्हेन दे विल कम बैक, सो दे विल एमिट फोटोन, और इस एमिटेड लाइट का आपको कलर दिखाई देगा। अरे ये कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री कलर का, डी एक्साइटेशन अपॉन डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके डी एक्साइटेशन करेंगे, ऑफ वन होगी। मेटल जैसे सोडियम है अपने पास, तो सोडियम को आप जला रहे हो, सोडियम को सोल्ट है, उसमें सोडियम तो है ही, NaCl मान लीजिए, आप जला रहे हो तो उसका इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, it will excite, then that electron will de-excite and release a photon. That emitted photon will show a characteristic color. ये वाली बात मैं बता रहा हूं, इसलिए क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं ताकि वो वोलेटाइल भी रह जाए और इतने स्टेबल तो रहें कि प्रेजेंस में वो फ्लेम के प्रेजेंस में ही वो टूटे या वोलेटाइल कंपाउंड्स को वो अपने पास एक्साइटेशन करें। आयोडाइड्स यूज करते तो आयोडाइड्स तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहेंगे, दे आर वेरी वेरी हाईली वोलेटाइल। सो मेटल आयोडाइड बनते ही टूट जाएगा, उसको बनाने का फायदा ही नहीं है। इतना स्टेबल तो रहे कि फ्लेम तक ले जाने के लिए आपका डिकम्पोजिशन ना हो। ये वाली बात कह रहे हैं, इसलिए आयोडाइड्स प्रीफर नहीं करते, यू विल प्रीफर क्लोराइड्स। ये वाली बात आप ध्यान रख लीजिएगा। ये था कैसे करते हैं परफॉर्म, कैसे नहीं करते, बस ये बता था कि फ्लेम टेस्ट के लिए पहले अपना सॉल्ट को डाल देंगे कॉन्क HCl में, अपने सॉल्ट को डाल देंगे कॉन्क HCl में, तो यू विल गेट मेटल क्लोराइड्स, यानी कि आपका सॉल्ट क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। एंड व्हेन यू विल गेट दिस क्लोराइड सॉल्ट, अब अब काम चालू होगा। अब काम कैसे चालू होगा, अब आप लेके आएंगे प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर, दिस इज योर प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर के ऊपर आप अपने सोल्ट को रखेंगे। स्पैचुला ले लीजिए, स्पैचुला देखे ना, चम्मच, छोटी चम्मच। तो प्लेटिनम की वायर है, आपने प्लेटिनम क्यों यूज किया बता दिया मैंने, बिकॉज प्लेटिनम इज मोस्ट नोबल, काफी नोबल है, रिएक्शन करेगा नहीं। तो प्लेटिनम वायर लेके आएंगे, उसमें अपना सोल्ट रख दिया आपने, सोल्ट और एनालाइट, आपका सोल्ट है ये, नीचे फ्लेम है, गर्मा गर्म फ्लेम। देखो भाई फ्लेम पे कैसा बन रहा है, ये तो हमारे आर्टिस्ट हैं फ्लेम, ठीक है तुम्हें पता है कि सर कैसे फ्लेम, सर का डायग्राम बड़े खतरनाक बनते हैं। ये फ्लेम है और यहाँ पर फ्लेम के ऊपर क्या रखा है, टिप के ऊपर मस्त रखा हुआ अपने प्लेटिनम वायर। तो फ्लेम के ऊपर लेके आए प्लेटिनम वायर को, सीधा सोल्ट कांटेक्ट में आ गया आपका फ्लेम के। अब दे विल एक्साइट, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे अपने पास सब्सटेंस के, सोल्ट के, दे विल एक्साइट, देन दे विल डी एक्साइट एंड रिलीज अ फोटोन, उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलेगा। ये कंसेप्ट है अपने पास, ठीक है। अब कलर्स बहुत सारे होते हैं, याद है आपको, आपको कलर्स याद हैं, याद तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, याद तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, यस। लिख लो इस बात को भी, एक बात तो, कि मेटल क्लोराइड्स is burnt
इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बता चुका हूँ कौन सा फिल्म कौन सा होता है। फिर क्या होगा, वेपर फॉर्म होंगी, वे वेपर्स ऑफ मेटल क्लोराइड गिव्स। हम चाहते हैं कि वेपर फॉर्म हो फ्लेम के प्रेजेंस में, वोलेटाइलाइज करे फिल्म के प्रेजेंस में। अगर आप आयोडीन ले लोगे तो पहले से वोलेटाइलाइज कर जाएगा, फिल्म के प्रेजेंस में तो बहुत कम अमाउंट उसका फिर रहेगा वहां पे। तो वेपर्स ऑफ मेटल क्लोराइड्स गिव्स व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर। ये बात ऊपर बता भी दी थी, फिर यहाँ लिखवा भी दी। ठीक है, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन कलर याद होने चाहिए, मेन चीज ये है। आपने अपना मेटल क्लोराइड बनाया, हाँ सर। आपकी प्लेटिनम वायर थी, यस सर। अब उस प्लेटिनम वायर पे आपने वो सोल्ट रखा, कौन सा सोल्ट, दिस सोल्ट इज मेटल क्लोराइड, ऑब्वियसली भैया, वरना बिना बात आपने क्यों बनाया। यानी क्या क्या होगा, यानी कि उस बीकर के अंदर, जिसके अंदर आपका मेटल क्लोराइड बन चुका था, उस बीकर में आपने अपनी प्लेटिनम वायर को डिप कर दिया होगा। डिप क्या होगा, उस पर आपका चिपक गया क्या, वो मेटल क्लोराइड का सोल्ट चिपक गया। और वो चिपका हुआ सोल्ट प्लेटिनम वायर के ऊपर आप लेके आए और फ्लेम के ऊपर रख दिया। अब उसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। प्रोसीजर देख लीजिए, प्रोसीजर पूरा पता होना चाहिए आपको, वन रट्टा मारते रह जाओगे जिंदगी भर, उसका येलो, उसका लाल, उसका पीला। आप याद करते हो ना कलर, तो याद हो जाएंगे, वो बड़ी बात नहीं है कलर याद करना। फिर आप देख लीजिए कलर याद, मतलब कलर ऑब्टेन कैसे होंगे, तो याद भी हो जाएंगे कलर। देख लीजिए एक बार आप, तो कौन कौन से कलर्स होते हैं, एस ब्लॉक के अंदर हम पढ़ते भी हैं, लिख लो फिर भी फटाफट से, बात कर ही रहे हैं तो। लिथियम क्या हो जाएगा, क्रिम्सन रेड बोल देते हैं। सोडियम येलो, फैंसी बोलना है तो बोल लो गोल्ड, जैसे गोल्ड होता है येलो, वैसे इस टाइप का सोडियम रहेगा अपने पास। पोटेशियम इज लाइलैक, लाइलैक ये वाला शब्द जे चुका है, लाइलैक, पेल वायलेट, ब्लू और वायलेट इन कलर। फिर कौन बच गया, रुबिडियम, ठीक है, रेडिश वायलेट। जनरली अल्केन करते हैं, बाकी के लिए भी कर सकता है फ्लेम टेस्ट, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली इनके लिए परफॉर्म करते हैं, बिकॉज इनके क्लोराइड्स ऑब्टेन करना आसान होता है, बिकॉज इनके क्लोराइड्स ऑब्टेन करना आसान होता है। आपके मन में डाउट बता रहे होंगे, आपके मन में डाउट बता रहे होंगे, सीजियम ब्लू, सीजियम ब्लू। और भी कुछ कलर्स होंगे, कॉपर का भी करते हैं, वो सब देख लेना आप, बट मेन मेन लिखवा दी मैंने। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्यों यूज किया, रिड्यूसिंग फ्लेम यूज क्यों नहीं किया। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखिए, आप रिड्यूसिंग फ्लेम में रखिए अपने प्लेटिनम वायर को, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज आप जानते हैं कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होता, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आता। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा ही नहीं, कलर चेंज नहीं होगा, तो बोथ द फ्लेम्स विल गिव सेम कलर। ये सब बातें हमको पता ही नहीं थी सर, पता नहीं थी तो पता कर लो, सवाल यहीं से बनते हैं। इसलिए हर एक बात को समय लगता है समझाने में, बताने में, इसलिए आप भी अच्छे से चीज़ों को देखें, रेफर करें। डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट भी करें, तो मैं बता दूंगा, पिन कर दूंगा। सेम कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, बिकॉज ऑफ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर सोडियम है किसी कंपाउंड में तो सोडियम प्लस वन में रहेगा वो कंपाउंड, रिड्यूसिंग फ्लेम करने से उसका उसका ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होने वाला। और अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कलर विल रिमेन सेम, बिकॉज ऑफ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सवाल बन जाते हैं। चलिए, ये कुछ कलर थे, लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम लाइलेक, रूबिडियम रेडिश वायलेट, सीजियम ब्लू। और कौन सा बच गया अभी, ग्रुप सेकंड के भी लिख लो, उसके भी लिख लो आप, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, उसके भी लिख लो भाई, मैंने बोलो लिखवा ही नहीं उसका तो, हालांकि आपके एस ब्लॉक का पार्ट है ये। बेरिलियम मैग्नीशियम का कलर क्या होगा सर, नो कलर, बेरिलियम मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं होता। इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है, नो कलर,
बेरिलियम मैग्नीशियम नो कलर इन द फ्लेम, नो कलर इन द फ्लेम। फ्लेम के अंदर, फ्लेम टेस्ट के अंदर बेरिलियम मैग्नीशियम कलर नहीं देने वाले, बेरिलियम मैग्नीशियम के सोल्ट कलर आपको नहीं देने वाले। क्यों नहीं देंगे अपने पास? ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज मान लीजिए आप, तो साइज होता भी छोटा है। और फिर इनके पास एंथैल्पी काफी हाई होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आपका यहाँ से नहीं आ पाता कलर का बेरिलियम मैग्नीशियम का। बाकी जमूरे दे देते हैं, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब क्या हो जाएगा अपने पास? ब्रिक रेड। स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम और लिथियम ऑलमोस्ट सेम होते हैं किस्म रेड। बेरियम एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन। ये थे अपने कलर इन द फ्लेम टेस्ट। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ये फ्लेम टेस्ट करवा रहा हूं मैं। फ्लेम टेस्ट ज्यादा जरूरी कहाँ पे है? वहां पे ज्यादा जरूरी इन द केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। पर यहाँ बीच में पार्ट था इसका रोल था यहाँ पे थोड़ा बहुत, इसलिए बता दिया, करवा दिया। बिकॉज हमारे सोल्ट के अंदर कैसा भी अनायन, कैसा भी कटायन हो सकता है, लेकिन हमको कुछ अपने सिलेबस के अंदर कुछ सिलेक्टेड कटायंस और कुछ सिलेक्टेड अनायंस ही पढ़ने हैं। लेकिन एक ओवरव्यू के लिए ये वाली बात मैंने लिखवा दी, बिकॉज मैंने कहा था कि फ्लेम टेस्ट करवा दूंगा साथ में। चलिए, अब मेरा सवाल है, एक क्वेश्चन है, फ्लेम कलर कोड खराब कर देगा। प्लेटिनम वायर, वायर की थी बिकॉज एक्सचेंज नहीं करते, मूल है, बढ़िया, जिंदाबाद। ऐसा आएगा, प्लेटिनम महंगा होता है लेकिन ठीक है, चल जाएगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। लेड, ये तो कराया ही नहीं आपने। टीन, ये भी नहीं पता। एंटीमनी, ये खुद नहीं पता मुझे। डी, सीजियम, ये आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्लू फ्लेम कलर एंड कोरोड पीटी वायर? जैसे ही मैंने बोला ब्लू फ्लेम कलर, तो अभी अभी लिखवाया था मैंने कि सीजियम ब्लू कलर का होता है, तो बच्चे बोल देंगे डी ऑप्शन हो जाएगा। डी नहीं है इसका आंसर। तो ब्लू फ्लेम तो होता है सीजियम का, साथ में क्या होना चाहिए? कोरोड भी करना चाहिए ना। और सीजियम आपका प्लेटिनम वायर को कोरोड नहीं करता। टेस्ट दे देगा, प्लेटिनम वायर जिंदाबाद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, धो के दोबारा यूज कर लेना। लेकिन लेड, टिन, एसबी, ये तीनों खतरनाक हैं। ये तीनों ब्लू कलर देते भी हैं, ऊपर से प्लेटिनम का खर्चा भी करके चले जाते हैं बेचारा, उसको भी करोड़ कर देते हैं। ये बात एज अ फैक्ट आप उसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, कि लेड, एसबी, एसएन, बिस्मत, बिस्मत भी है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, बिस्मत भी है। चार, ये चार जमूरे, ये चार जमूरे क्या करेंगे? दिक्कत कर सकते हैं। क्या दिक्कत करेंगे एक बार देख लीजिए आप। ये चारों क्या कर सकते हैं? दे विल गिव ब्लू कलर इन फ्लेम। बात आपको याद रखनी है, इनका भी कलर ब्लू ही होता है फ्लेम में। वो तो सीजम का भी होता है, तो इनमें अच्छी बात क्या है? इनमें अच्छी नहीं, इनमें बुरी बात है। इनमें अच्छी नहीं, इनमें बुरी बात ये है कि बुरी बात ये इसके अंदर कि भाई दे विल करोड, बट करोड़ ये पीटी है, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। सही कह रहा हूँ? ये सब बातें एग्जाम में आती हैं भैया। लेड, एस बी, एस एन, बी आई, टिन, बिस्मत, कैसे याद करेंगे?
एक निमोनिक बना लीजिए। वैसे निमोनिक देखो, पर्सनली मुझे निमोनिक पसंद नहीं है, मैं तो ऐसे याद कर लेता हूँ, फिर भी कुछ बच्चे चाहते हैं कि निमोनिक मिले उनको। पंजाब भाई, मुझे तो याद थी, मैंने क्लास में लिखवा दिया उसको, लास्ट ईयर की बात है, और बच्चे ने कहा सर इसको ऐसे याद कर लिया मैंने। तो कैसे सर, पंजाबी सभी शाने भिखारी, पंजाबी सभी शाने भिखारी, मतलब बस लिटरल कोई मीनिंग नहीं है इसका, बस ये आपने ट्रिक क्या भैया, पंजाबी सभी शाने भिखारी, पीबी एसबी एसएनबीआई। मैंने कहा बढ़िया यार, कुछ भी याद करवा रहा है। बट ऐसे कोई निमोनिक है, ठीक है। तो कौन से मेटल है जो ब्लू कलर के होंगे बट करोड़ भी कर देंगे? पंजाबी सभी शाने भिखारी, पीबी एसबी एसएनबीआई। मुझे तो वैसे याद था, लेकिन देखो मैं न्यूमेरिकल से याद करता हूँ, मैं क्वेश्चन थ्रू याद कर लेता हूँ, मैं कोई भी अच्छा अच्छा डाटा क्वेश्चन थ्रू याद कर लेता हूँ। और आप भी वही ट्राई कीजिए, क्वेश्चन थ्रू याद करिए डाटा को, बाकी तो हम फिर याद कर ही लेंगे उसके अकॉर्डिंग। ये अपने पास हो गया इसके बारे में डाटा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम कर लेते हैं बात बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में। अब हम कर लेते हैं बात बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में। तो यहां तक हमने बात की थी, यस, कंटिन्यू करते हैं इसको। यस, इसलिए कहता हूँ भाई वीडियो को ढंग से देखा कीजिए, ऐसे जल्दबाजी करेंगे, कुछ और करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। तो मेरे काम तो आपको कहना है यार, एडवाइस करना है, बाकी आप समझदार तो हैं। बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि बोरेक्स बीट टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। हमने ड्राई हीटिंग टेस्ट कर लिया, हमने फ्लेम टेस्ट कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में। कैसे किया जाएगा एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार आप लिखें, थर्ड होगा या जो भी है। बोरेक्स बीट टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है भैया। बोरेक्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सारा केमिकल का पार्ट है। तो यहाँ से कुछ केमिकल बॉन्डिंग का आपका रिवीजन हो जाएगा, यहाँ से बोरेक्स का आपका रिवीजन हो जाएगा, बोरेक्स के थ्रू बैक बॉन्डिंग का रिवीजन हो जाएगा आपका। तो यहाँ से कुछ केमिकल बॉन्डिंग आपका रिवाइज हो रहा है। तो बोरेक्स बीट टेस्ट, टेस्ट बाद में करेंगे, पहले बोरेक्स बीड बना लीजिए, तब तो टेस्ट करेंगे। यानी कि बोरेक्स की पहले बीड बनाएंगे। बीड मीन्स अ ट्रांसपेरेंट कंचा, एक कंचा टाइप बनती है, गोली, छोटी छोटी गोली, उसको बोलते हैं बीड्स। तो बोरेक्स बीड विल बी परफॉर्म्ड, बोरेक्स बीड बनाई जाएगी, उसके बाद बोरेक्स बीड टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। बोरेक्स बीड टेस्ट कुछ अलग से नहीं है, पहले बीड बनाएंगे, बीड बनाने के बाद टेस्टिंग की जाती है। तो पहले बोरेक्स क्या होता है और बीड किसकी बनती है वो देख लीजिए बड़ा ध्यान से। आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए, स्कीम होनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। आप बोरेक्स, दिस इज अ व्हाइट पाउडर, बोरेक्स एक सफेद पाउडर होता है, सब्सटेंस होता है, व्हाइट पाउडर। बोरेक्स को हीट करने से क्या होता है, पानी बाहर निकल जाएगा, Na2B4O7। तो और तो क्या मिलेगा, सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनाइड्रेशन है। ये ग्रुप 13 की रिएक्शन जो पढ़ी नहीं अपने को, किसके अंदर, पी ब्लॉक के अंदर। पढ़ रखी तो अच्छी बात है, याद रहेगी आपको, तो पढ़ी बात। Na2B4O7 हीट करेंगे, दोबारा क्या बनेगा, NaBO2, सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं इसको, नाम भी। ये वाला कलर चलता नहीं है ना, सोडियम मेटाबोरेट, ये बोरिक एनहाइड्राइड, ये तो ठीक है, नाम हम जानते होंगे, इसमें नाम हम ज्यादा सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड, इसकी बात कर रहा हूँ। ये दोनों मिलके ही बीड बनाती हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ही बीड बनती है। कैसी बीड बनती है, ट्रांसपेरेंट ग्लासी, इन दोनों के मिलने से ही एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनती है। ट्रांसपेरेंट कंचा टाइप की ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, मिक्सचर से ही, इन दोनों के मिलने से ही एक, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। क्लियर है। और ये बीड बनती है बोरेट के लिए और फॉस्फेट के लिए। तो पहले हम पढ़ेंगे बोरेट के लिए, फिर हम पढ़ेंगे फॉस्फेट के लिए, एक का पढ़ लेंगे दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक।
सो हम बात कर रहे हैं किसका, बोरेक्स बीड टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो कैसे बनेगी बीड, बीड बनेगी आपकी NaBO2 दैट इज सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्रेट के फ्यूजन से, उनके कॉम्पोजिशन से, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। अब बीड बन गई, अब करेंगे टेस्ट, अब करेंगे टेस्ट बोरेक्स बीड टेस्ट। पर बीड बनी कैसे होगी सर, मुझे तो फील ही नहीं है कैसे बनी बीड, लैब में कैसे बीड बनाते हैं ये तो बताओ। चलो बताते हैं। तो देखिए बंदा कि लैब में कैसे बीड बनाई गई होगी, कैसे बनाई जाती है। आसान है ये सब, बड़ा मजा आता है इनको करने में अगर ढंग से हो रहा हो तो। देख लीजिए बड़ा ध्यान से कि भाई कैसे परफॉर्म किया जाता होगा और कैसे सोचा जाता होगा इसके बारे में। तो देखिए, और आपको पता है कि बोरेट और फोस्फेट तो स्वेल कर जाता है, लिखवाया भी था अभी भी। बोरेट और फोस्फेट स्वेल कर जाता है, और आप गर्म तो कर ही रहे हो ना, आप गर्म तो कर ही रहे हो। होता क्या अपने पास अपने पास होता क्या अपने पास कि ये बीकर है मान लो, ठीक है, बीकर जिसके तरफ आपने रखा हुआ है बोरेक्स, सफेद चूना बोरेक्स रखा हुआ है, सफेद पाउडर रखा हुआ है बोरेक्स का, ठीक है। आपने ये उठा ली प्लेटिनम वायर, लूप बना ली एक लूप, दिस इज प्लेटिनम वायर, ये होल्डर है, अब पकड़ने के लिए कुछ है ना होल्डर, तो एक लूप है, दिस इज प्लेटिनम वायर लूप, लूप बनाया, इसी लूप के अंदर बीड बनाएंगे गोल गोल, गोल गोल बीड इसी लूप के अंदर बनाई जाएगी। यहां से देखिए, अरे आजा, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, इस प्लेटिन वायर को इस बोरेक्स पाउडर के अंदर रखेंगे, लेकिन रखने से पहले इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, इसको गर्म कर लीजिए, हीट द वायर, हीट द लूप। क्यों, गर्म करने से क्या होगा, गर्म करेंगे तो वो सफेद चूना चिपक जाएगा ना इसके ऊपर। हाँ सर, अगर आप गर्म करोगे तो उस चम्मच के ऊपर, उस प्लेटिनम वायर के लूप के ऊपर आपका सफेद पाउडर चिपक जाएगा, ये सुनो, हाँ सर चिपक जाएगा। अब जब चिपक जाएगा, अब जब चिपक जाएगा तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, यानी कि आप उसके ऊपर आपके पास, उस वायर के ऊपर आपके पास बोरेक्स आ चुका है, इस वायर के ऊपर आपके पास बोरेक्स आ चुका है, बोरेक्स पाउडर को लग चुका है इस वायर के ऊपर इस तरीके से, यस, यानी कि बोरेक्स आपके इस तरफ आ चुका पाउडर। गरम नहीं किया अभी तक, अभी तक गरम नहीं किया, अभी तो हम बीड बना रहे हैं। कि बीड बन कैसे रही है, अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि बोरेक्स को मैंने गर्मा गर्म पीटी वायर के ऊपर चिपकवाया है, ठंडा चिपकता नहीं, गर्म पे चिपक जाएगा। हाँ सर फीलिंग आ रही है, अरे आनी चाहिए भाई। अब करो हीट भाई साहब, हीट स्ट्रांगली, अब वापस फ्लेम में ले जाओ, हीट करो उसको दबा के, हीट स्ट्रांगली, इस वायर को डाल दो फ्लेम के अंदर। अब भाई आ जा तू, इसको फ्लेम को हीट करो मस्त वाला, हीट करेंगे, ठंडा करेंगे, कूल इट डाउन, ठंडा करेंगे, बीड बन जाएगी, देन बीड विल बी फॉर्म, बीड विल बी, हीट करेंगे स्ट्रांगली, स्वेल होगा, स्वेल होगा, और हीट करेंगे, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा, बीड बन जाएगी। यानी कि बीड क्या मतलब है, यानी कि ये जो अपने पास लूप है ना, इस लूप के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट बीड बन जाएगी। अब ट्रांसपेरेंट कलर मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, मान लो कि ट्रांसपेरेंट बीड बन जाएगी इस तरीके से, कंचा टाइप, पूरे लूप नहीं, पूरी एक बीड आपका गरम तैयार हो जाएगा, आपके पास जाएगा बोरेक्स बीड हैज बीन प्रिपेयर्ड, ठीक। ठंडा करने के बाद बीड बन गई, उसको अभी क्या करेंगे, उसको अभी क्या करेंगे अपने पास, क्या आपने अभी तक सोल्ट लिया, नहीं सर, हम तो सिर्फ बोरेक्स लेके बैठे हैं। हाँ, अब लेंगे सोल्ट, ये काम हो गया। अब डीप दैट बीड वायर, इस बोरेक्स बीड की जो वायर है अपने पास, बीड पीटी बीड वायर इनटू सॉल्ट, वो पूरी सॉल्ट की पूरी दे रखी है उसके अंदर, तो हमने बोरेक्स लिया था, बीड बनाया था, अब टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अब टेस्ट परफॉर्म हो रहा है स्टार्टिंग में। समझ जाओ, बच्चा पता नहीं क्या करते हैं, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, अरे मूर्ख पहले देख तो ले कर क्या रहे तू, कब तेरा टेस्ट स्टार्ट हुआ है, कहीं भी बीड़ बनवा दी, कहीं भी उंगली कर दी। कुछ बच्चे सर आपने हाथ में क्यों नहीं लिया बीड़, अरे भाई हाथ में बोल मेरा हाथ जल जाएगा ना भाई, तो चम्मच ले, प्लेटिन वायर ले, कुछ तो काम कर अच्छा वाला। हाँ सर, बच्चे खतरनाक होते हैं। तो अब आपने सोल्ट के अंदर उसको डिप, उसको अपने वायर को डिप कर दिया, अब बीड क्या है अपने पास, अब वो बीड के ऊपर सोल्ट चिपक जाएगा, अब salt will get attached, salt will
गेट ऑन टू बीड। यस और नो? हाँ सर। अब चिपक गया सोल्ट बीड के ऊपर, हीट करो, किसमें? कंपाउंड ए बनेगा, मतलब रिड्यूसिंग फिल्म कंपाउंड बी बनेगा सर। कंपाउंड ए का कलर अलग होगा, कंपाउंड बी का कलर अलग होगा। कलर अलग कैसे हो जाएगा? अभी तो आपने कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लो या रिड्यूसिंग फ्लेम लो, कलर सेम रहेगा। किसके लिए कहा था मैंने? आपने कहा था अल्कली और अल्कलाई अर्थ मेटल्स के लिए। क्या ये अल्कली अर्थ मेटल्स हैं? क्या उसकी बात कर रहा हूं मैं? नहीं, मैं बात करूंगा डी ब्लॉक एलिमेंट की। उनके लिए करते हैं बोरॉक्स बीट टेस्ट, एंड दे कैन चेंज देयर ऑक्सीजन स्टेट इन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। हाँ सर, तो उनका कलर क्या हो जाएगा? अलग होगा सर। हाँ तो बस फिर ठीक है सर। दोबारा सुन लो क्या किया मैंने। बीड तैयार की, अब बीड को सोल्ट में उस पुड़िया में डाल दिया। उस ट्रांसपेरेंट बीड पे क्या चिपक जाएगा आपका? सॉल्ट चिपक जाएगा। उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करो, कुछ कलर आएगा। उसको फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके जाओ और हीट करो, अगेन कुछ कलर आएगा। तो आपको डिफरेंट कलर मिलेगा रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और वो कलर किसी मेटल के लिए करस्पॉन्डिंग होगा, किसी मेटल के करस्पॉन्डिंग रहेगा। जैसे कॉपर रहेगा, मान लीजिए कॉपर रहेगा तो कलर अलग होगा दोनों फ्लेम्स के अंदर। आयरन रहेगा तो कलर अलग रहेगा दोनों फ्लेम्स के अंदर। इस तरीके से चीजें चलने वाली है। वो कलर क्या रहेगा एक बार देख लीजिए, 10 मिनट की बात हो रहे हैं, फिर हाथों हाथ सारा काम खत्म हो जाएगा। वो कलर क्या रहेगा सर? वो कलर क्या रहेगा सर, एक बार उसके बारे में जानकारी दीजिए। वो कलर क्या रहेगा सर, एक बार उसके बारे में जानकारी दीजिए हमको। तो लिख लीजिए भैया, ये था अपने पास मैकेनिज्म। इसको एक बार करके दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखिए रिएक्शन वाइज। गिवन सोल्ट अपने पास, ठीक है। गिवन सोल्ट अपने पास, अब गिवन सोल्ट मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आपके पास सपोज गिवन सोल्ट गिवन है, कॉपर का कोई सोल्ट मान लीजिए आपके पास। आपके पास मान लीजिए गिवन है कॉपर सल्फेट, मान लो आपके पास गिवन है कॉपर सल्फेट। तो उस कॉपर सल्फेट पे आप अपना टेस्ट करवा रहे हो बोरेक्स बीट टेस्ट। उस कॉपर सल्फेट पे आप अपना बोरेक्स बीट टेस्ट करवा रहे हो। मान लो गिवन सोल्ट आपके पास गिवन है कॉपर सल्फेट, और ये रखा हुआ है बोरेक्स के साथ। ठीक है, हीट भी कराया आपने, ठीक। हीट कराओगे तो आपको ये मिल जाएगा CuBO2 होल ट्वाइस कॉपर टू मेटाबोरेट। उस बीट के पोजीशन से आप कॉपर टू मेटाबोरेट, वो मेटाबोरेट मेरी बात का, कॉपर टू मेटाबोरेट, कॉपर टू मेटाबोरेट। देख लीजिए एक बार आप, ये कॉपर की बीड बन गई। दिस इज अ बीड ऑफ कॉपर, कंपाउंड बीड बन जाएगी, बिकॉज बोरेक्स की बीड तो ट्रांसपेरेंट थी ना यार। तो कॉपर का मेटल डालोगे तो उसकी बीड बन जाएगी, Fe डालोगे उसकी बीड बन जाएगी, और अपना अपना कलर दिखाई देंगे। तो बीड ऑफ कॉपर, कॉपर की बीड बन गई यहाँ पे, ठीक। क्या कलर आएगा? इट इज ब्लू इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। यानी कि पहले मैंने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डाला होगा तो उसका कलर क्या दिखा देगा? ब्लू। तो देखो आपको अंदाजा मिल गया ना कि, हाँ सर। और कॉपर प्लस टू में यहाँ पे, कॉपर प्लस टू में यहाँ पे, हाँ सर। कॉपर प्लस टू में किसमें दिखाई दे रहा है आपको ये? दैट इज यू आर शोइंग इट इन द ब्लू कलर, ठीक। फिर आपने इसको फर्दर हीट किया किसमें? किसमें? रिड्यूसिंग फ्लेम में। रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या, कार्बन रहेगा वहां पे प्रेजेंट, और आपके पास NaBO2 तो है ही, सोडियम मेटाबोरेट तो है ही बीड के फॉर्म में। वो क्या करेगा अपने पास? देन यू विल गेट दिस कंपाउंड कॉपर BO2 प्लस CO विल बी इवोल्ड। इट इज कलरलेस में कलरलेस हो गया, हाँ सर।
आपने फर्दर कर दिया, आपने फर्दर कर दिया, उसी उसी फिल्म में फर्दर कर दिया विथ कार्बन, अगेन रिड्यूस कर देगा, यू विल गेट कॉपर, बस, विच इज अ रेड कलर बीड। यानी कि कॉपर सल्फेट अगर होता मेरा गिवन सोल्ड, तो ऑक्सीडाइजिंग फिल्म में मुझे मिलता ब्लू कलर, फिर मैं उसको लेके जाता रिड्यूसिंग फिल्म में, कलर शो नहीं होता, और हीट करता तो मुझे फाइनली मिलता रेड कलर की बीड। उस कंचा के ऊपर मुझे रेड कलर की परत जमती नजर आती, उस कंचे के ऊपर, कंचा मींस बीड बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट बीड। वो कंचा बना कैसे होगा, स्वेलिंग करके बना होगा अपने पास, स्वेलिंग की हुई थी बिकॉज बोरेक्स के पास पानी है कुछ कुछ, वो कुछ कुछ पानी अंदर ट्रैप कर जाएगा ड्यूरिंग हीटिंग, और ज्यादा हीट कर दोगे वो पानी बाहर निकल जाएगा, तो पहले स्वेल होगा, वो फिर स्वेल होकर फूट जाएगा, फूटेगी तो छोटी छोटी कंचा जमा हो जाएगी वहां पे, और वो छोटी छोटी कंचा को हम बीड बोल रहे हैं। मैकेनिज्म समझ लीजिए, एक फीलिंग ले लीजिए, सवाल तो आप कर ही दोगे, लेकिन पता नहीं होगा ना कुछ भी, तो बस कुछ भी चलेगा, फिर वहां फिर तीर चलेगी। तो सर, तो क्या सिर्फ कॉपर के लिए करते हैं ये वाला बीट टेस्ट, ऐसा नहीं है, बाकी मेटल्स भी होते हैं। आप लिख लीजिए, आपको लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, आप लिखना चाहे तो बाकी के लिए कलर मैं लिखवा देता हूं आपके लिए, बाकी का भी होता है। जैसे कॉपर तो आपने देख ही लिया, Fe हो सकता है, यस, कोबाल्ट हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, यस, निकल हो सकता है, यस, क्रोमियम हो सकता है, यस, और बोथ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों फ्लेम में कलर याद होने चाहिए। आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों फ्लेम में कलर याद होने चाहिए। ये तो बड़ा मुश्किल काम है सर, तब तो बच्चे पढ़ते नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है, आपको समझ में आ गया होगा बीट टेस्ट कैसे करते हैं, बीट कैसे बनाते हैं, इंटरेस्ट भी आ गया होगा। अब कलर याद करना है, ये एंड स्टेप है याद करने वाला कलर। एग्जाम पूछेगा आपसे कि Fe का बोरेक्स बीट टेस्ट में रिड्यूसिंग फिल्म में क्या कलर आएगा, तो पता होना चाहिए। मैं लिखवा देता हूं, कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फिल्म, और यहां लिख लो कलर इन रिड्यूसिंग फिल्म, और कि रिएक्शन क्या ट्रांसफॉर्म होगा, ऑक्सीडाइजिंग में क्या बनेगा, और रिड्यूसिंग में फाइनली क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे लिख लो। ये सभी शीट में गिवन अपनी, ये सभी शीट में गिवन होंगी, लेकिन एक बार शीट से पहले एक बार आप ढंग से चीजों को समझ लीजिए, शीट में सब कुछ है ही ऑलरेडी शीट के अंदर। तो कॉपर का क्या रहेगा, कॉपर का क्या रहेगा अपने पास, ब्लू, और यहाँ क्या रहेगा अपने पास, रिड्यूसिंग में फाइनली रेड। क्या बना था, कॉपर मेटाबोरेट से कॉपर, नो, यस सर। एफी का येलो रहेगा, एफी का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में येलो रहेगा, और बात करें रिड्यूसिंग फ्लेम में तो अपने पास ग्रीन हो जाएगा। कंपाउंड क्या रहेगा, स्पीशीज, तो स्पीशीज ये रहेगी, +3 से अपने पास +2 में जाएगा, ठीक है, बस जानते हो आप यार एफ का स्टेट कौन कौन से अवेलेबल है। रिड्यूस में क्या होगा, Fe+2 बन जाएगा, Fe+2 यहाँ लिख लो यार, यहाँ लिख लो, BO2 का होल ट्वाइस, समझ गए ना तुम, तो बच्चे वाले बात थोड़ी ना करनी है बार बार। कोबाल्ट का कलर क्या रहेगा, कोबाल्ट विल बी ब्लू रहेगा, यस, अगेन कॉपर कोबाल्ट ब्लू, यस। कोबाल्ट का रिड्यूसिंग फिल्म में रहेगा, रिड्यूसिंग फिल्म में रहेगा अपने पास ब्लू, ब्लू ब्लू, कोबाल्ट ब्लू ब्लू, यस, कोबाल्ट का दोनों फिल्म ब्लू, का दोनों फिल्म अपने पास ब्लू रहेगा, कोबाल्ट में चेंज नहीं आता, कोबाल्ट में चेंज नहीं आता, कोबाल्ट में स्टेट में चेंज नहीं आता, कोबाल्ट का यही बनता है बाद में भी, और कोबाल्ट का यही रहता है बाद में भी। मैग्नीज की बात कर रहा हूँ, विच इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछा हुआ है, पेल वायलेट, सर याद करेंगे, याद करवा दूंगा, एक बार लिख तो लो पहले यार, कुछ तो खुद भी याद कर लेना। कलरलेस, ट्रांजिशन क्या रहेगा, निकल, ब्राउन, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी यार, पसीने में आ गए बैठे बैठे, ब्राउन ग्रीन, ब्राउन है ये, ब्राउन,
ब्राउन, क्रोमियम ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, हरा हरा, क्रोमियम हरा हरा, कोबाल्ट ब्लू ब्लू, ब्लू रेड, कॉपर। याद हो जाए, 2-3 बार देखोगे ना, बड़ी बात नहीं है, मरना मत इनको देख के। इधर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अब ट्रांसफर लिख ही लोगे उसको तो खुद ही। निकल बन जाएगा, इसमें क्या रहेगा, सी आर ब्यूटीफुल थ्राइस। आज इतना ही कर पाएंगे अपन, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे नेक्स्ट पेड बी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट वो। और अगले एक लेक्चर में सारा बेसिक खत्म हो जाएगा, सारा प्रीलिमिनरी टेस्ट खत्म हो जाएंगे। देन यू विल स्टार्ट योर वन बाय वन अनायंस का टेस्टिंग, कंफर्मेशन टेस्टिंग। भैया ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, जो 2-3 क्लास करवा रहा हूँ, ये 2-3 क्लास कटायंस में और अनायंस में कॉमन है। बिकॉज ये कटायंस देख लीजिए आप, तो पूरे पूरे सोल्ट की बात की जा रही है अभी। अनायंस की क्लासिफिकेशन पहले कर चुके हैं कि ये इतने अनायंस इनको पढ़ना है कंफर्मेशन टेस्ट में। लेकिन उनका उनका आइडिया कैसे मिलेगा, उनका प्राइमरी टेस्ट क्या होते हैं, कैटेंस की टेस्ट प्राइमरी में क्या क्या पता करते हैं, फिल्म टेस्ट क्या होता है, डाइटिंग टेस्ट क्या होता है, बोरेक्स बीट टेस्ट क्या होता है, यहाँ तक हम बात कर चुके हैं मेरे ख्याल से। और आपको यहाँ तक बात पता होनी चाहिए, यहाँ तक बात आपको हजम होनी चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं यार, ऑलरेडी काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई होगी मेरे ख्याल से। बट प्लीज़ मेक अ नोट, आप इसके नोट्स बना लीजिए अच्छी तरीके से, और जितना हो सके समझिए चीज़ों को। समझ में ना आए रिवाइंड करें, दोबारा समझें, लेकिन समझ के छोड़िए आप चीज़ों को। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बिकॉज क्लास में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता 1 घंटे के अंदर कि आपको हर बात बता दी जाए, या फिर अदरवाइज शीट में टिक करवाती है, वही वाली बात है। तो मैं नहीं चाहता कि आप शीट में टिक करवाओ मुझसे, बेटर है कि आप अच्छे से इन चीज़ों को कर लीजिए कवर। और उसके बाद आप शीट या क्वेश्चन को रेफर करेंगे 2 क्लासेस के बाद। क्लियर है? सो ये था हमारे पास सेकंड लेक्चर, और इसमें कोई भी डाउट रहे आप तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इतना रखते हैं आज, ठीक है? चलो यार, थैंक यू।